डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2241 से 2250 तक। जैसे ही सैफ अली ने हुक्म दिया, अन्नम ने अपना असा उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अन्नम के पास 30 गज के रदिस वाले 2 देव हैकल जादुई दायरे नमूदार हुए, एक बिल्कुल सियाह और एक चांदी जैसा सफेद। जैसे ही ये 2 जादुई दायरे नमूदार हुए, अर्ध गिर्द का माना तेजी से अन्नम के पास जमा होने लगा। कितना ताकतवर जादू है! लाइफ लेस थोरन ने हैरत ज़दा होकर इस जाती मुहाफिज की तरफ देखा जो अब तक पिछली लाइन के करीब खामोश खड़ी थी। अगरचे वो जादुई क्लास का खिलाड़ी नहीं था और माना के बारे में इतना हसास नहीं था, लेकिन इसने पहले भी ताकतवर एनपीसीज को जादू करते देखा था। मगर इसने अब तक जितने भी दर्जा 3 के एनपीसीज देखे थे, इनमें से कोई भी अपने जादू से इतना ज्यादा माना कंट्रोल नहीं कर सकता था। आमतौर पर जादू जितना ज्यादा माना इस्तेमाल करता है, वो इतना ही ताकतवर होता है। जितना ज्यादा माना मुतासिर होगा, जादू इतना ही मजबूत होगा। दूसरे लफ्जों में, अन्नम जो जादू कर रही थी वो दर्जा 3 के जादुई क्लास वाले एनपीसी के जादू से भी ज्यादा ताकतवर था। दरी असना येनआ, जो कि एक ड्रोड थी, लाइफ लेस थोरन जैसे बर्जरकर के मुकाबले में माना को कहीं बेहतर महसूस कर सकती थी। दरहकीकत माना को महसूस करने की उसकी सलाहियत छापा मार टीम के बहुत से जादुई क्लास के माहिरीन में औसत से ज्यादा समझी जा सकती थी। वो रोशनी और तारीकी दोनों में महारत रखती है। येना ने थोड़ी हैरत के साथ एक लम्हे के लिए अन्नम को घूरा। आमतौर पर जादुई क्लास के एनपीसीज और खिलाड़ी सिर्फ एक उनसर में महारत रखते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ इलेमेंटलिस्ट आग के जादू में महारत रखते हैं, जबकि कुछ बर्फ के जादू में। अगरचे इलेमेंटलिस्ट दूसरे अनासिर के जादू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जादू आमतौर पर जादूगर के असल उनसर के मुकाबले में कमजोर होते हैं। ताहम अन्नम अपने गिरदोनवा से रोशनी और तारीकी दोनों किस्म का खौफनाक हद तक माना जज्ब कर रही थी। ये वाज़े था कि ये जाती मुहाफिज दोनों अनासिर में महारत रखती थी। 2 अनासिर में महारत हासिल करना इतना सादा नहीं था जितना कि 2 मुख्तलिफ अनासिर के जादू इस्तेमाल करने के काबिल होना। एक जादूगर को दोनों अनासिर के जादू को यकजा करने के काबिल होना भी जरूरी था। अगर कोई इसमें कामयाब हो जाता तो उसके जादू की ताकत कई गुना बढ़ जाती। यह न सिर्फ 2 जादुई क्लास के खिलाड़ियों के बारे में सोच सकती थी जो दोहरे उनसर के जादू में महारत रखते थे और दोनों ही हैरत अंगेज जंगी ताकत के मालिक थे। फायर ड्रैगन एम्पायर के जादुई क्लास के खिलाड़ियों ने इन दोनों खिलाड़ियों को डुअल ड्रैगन्स का लक़ब दिया था और अफवाहें थीं कि इन दोनों के पास इसी सतह के दर्जा 3 के एनपीसीज का मुकाबला करने की जंगी ताकत थी। ताहम अब उसे मालूम हुआ कि अन्नम भी इसी तरह की दोहरे उनसर की जादूगरनी थी। वो डार्क गोल्ड गॉड से भी ज्यादा नायाब थी। इससे पहले कि कोई अन्नम के पैदा करदा माना के उभार को महसूस करने के बाद अपने सदमे से बाहर निकल पाता, मुतालिका एनपीसी ने अपना असा उठाया और अपना जादू मुकम्मल किया। फ्रॉस्ट मोनारक के गिर्द 36 जादुई दायरे नमूदार हुए, कुछ सियाह और कुछ सफेद। फिर इन जादुई दायरों से येन यांग नेज़े निकले। हर येन यांग नेज़ा इतना ताकतवर था कि खला को चीर कर रख दे। जब 36 येन यांग नेज़ों ने फ्रॉस्ट मोनारक के जिस्म को छेदा तो वर्ड बॉस तकलीफ से चीख उठा। 510 354 503 474। फ्रॉस्ट मोनारक के सर के ऊपर 5 लाख से ज्यादा के नुकसानात का एक सिलसिला नमूदार हुआ, जिसने वहां मौजूद हर शख्स को दंग कर दिया। सिर्फ एक जादू के साथ फ्रॉस्ट मोनारक की एचपी, जो पहले बमुश्किल हिली थी, वाज़े तौर पर गिर गई थी। अन्नम का डीपीएस आसानी से पूरी टीम से बढ़ गया था। क्या वो दर्जा 3 की एनपीसी है? लाइफ लेस थोरन ने अन्नम को देखते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। ईश्वरा के अरकान ने हर हमले से 20,000 का नुकसान भी नहीं पहुंचाया था, फिर भी अन्नम के सिर्फ एक हमले ने 5 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था। वो उनसे 10 लेवल ऊपर थी, लेकिन उनके नुकसान की मिकदार में इतना बड़ा फर्क नहीं होना चाहिए था। इसकी वाहिद माकूल वजाहत यही थी कि अन्नम दर्जा 3 की एनपीसी थी। ताहम इसमें कोई शक नहीं था कि अन्नम सिर्फ लेवल 96 की थी और उसने दर्जा 2 का क्लास बीज पहना हुआ था। इससे साबित हुआ कि अन्नम सिर्फ दर्जा 2 की एनपीसी थी, जिसने लाइफ लेस थोरन को उलझन में डाल दिया।
अन्नम की कारकर्दगी ने जीरो विंग के अहम अरकान को भी हैरान कर दिया। इनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी ताकतवर होगी। सिर्फ सैफ अली ही ये मंजर देखकर पुरसुकून रहा। अन्नम एक एपिक गार्ड थी। मजीद ये कि येन यांग सेनेटर बनने के बाद इसकी नशोनुमा की सलाहियत 105 से बढ़कर 113 पॉइंट्स हो गई थी। ये किसी भी एनपीसी में अब तक की सबसे ज्यादा नशोनुमा की सलाहियत थी जो उसने देखी थी। अन्नम सिर्फ लेवल 80 की एनपीसी थी जब इसने क्लास तब्दील की थी। अब जबकि वो लेवल 96 तक पहुंच गई थी, इसकी नशोनुमा की सलाहियत के फराहम करदा फवाइद बहुत ज्यादा थे। इसकी येन यांग सेनेट क्लास की दीगर सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए इसके पास आम दर्जा 3 के एनपीसीज से भी ज्यादा जंगी ताकत थी। यही वजह थी कि सैफ अली ने ऐसी अधूरी टीम के साथ फ्रास्ट मोनार्क को चैलेंज करने की हिम्मत की थी। इब्तिदा में वो चाहता था कि अन्नम जंग में मदद के लिए अपने रॉकेट्सों को बुलाए, लेकिन इसने इसके खिलाफ फैसला किया क्योंकि इतनी ज्यादा बुलाई गई मखलूकात को कंट्रोल करने से अन्नम की कुछ तवानाई ज़ाय हो जाती। इससे अन्नम येन यांग सेनेट क्लास की पूरी ताकत जाहिर करने से कासिर रहती। मजीद ये कि इसके पास वर्ल्ड बॉस का मुकाबला करने के लिए काइट मौजूद था, इसलिए जंग में किसी लॉर्ड अग्रेट लॉर्ड को बुलाना बेमानी था। जैसे ही दर्जा 2 की बद्दुआ येन यांग बपित्समा खत्म हुई, अन्नम ने दर्जा 3 के जादू येन यांग ब्रस्ट का इस्तेमाल किया। ये वो विरासती जादू भी था जो अन्नम ने लेवल 90 तक पहुंचने के बाद सीखा था। अन्नम ने अपना बायां हाथ उठाया और उसकी गिरफ्त में तवानाई के 2 गोले नमूदार हुए। तवानाई के गोले फिर रोशनी की शुआओं में तब्दील हो गए जो फरास्ट मोनार्क से टकराएं। 1-4-3-4-8-8-4, 1-4-4-1-0-6-7। जब सब ने ये 2 नुकसानात देखे तो एक बार फिर हक्का बका रह गए। इसका नुकसान अमली तौर पर पूरी टीम के बराबर हो सकता है। जैसे ही सोलिटरी 9 ने अन्नम को एक के बाद एक ताकतवर जादू के साथ फ्रास्ट मोनार्क पर बमबारी करते देखा, इसे जादुई क्लासों की नई कदर मालूम हुई। अगर ईश्वरा और जीरो विंग के अरकान हमला करना बंद भी कर दी, तब भी अन्नम अपने नुकसान की बदौलत अकेले ही इस छापे को खत्म कर सकती थी। इसे वर्ल्ड बॉस को शिकस्त देने के लिए शायद थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती। अन्नम की शमूलियत से छापा मार टीम का एतमाद आसमान को छूने लगा। उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए जान खतरे में डालने के बजाय फरास्ट मोनार्क के बड़े इलाके वाले हमलों से बचने पर तवज्जो मरकूज की। वक्त तेजी से गुजरता गया और फरास्ट मोनार्क की एचपी आखिरकार 20% तक गिर गई। फरास्ट मोनार्क के साथ इतनी लंबी लड़ाई के बाद छापामार टीम के अरकान को तस्लीम करना पड़ा कि वर्ल्ड बॉसेस के पास तरह तरह की महारतें होती हैं। काइट के फ्रास्ट मोनार्क का मुकाबला करने के बावजूद वक़्ता फ़ौक़ता खिलाड़ी मरते रहे। मजीद ये कि बर्फ की ताकत जो उनके जिस्मों में रिश्ती रही, उसने उनके स्टेमिना और इर्तिकाज़ के ज़खायर को तेजी से खत्म कर दिया। 30 मिनट से भी कम लड़ाई के बावजूद इन सब का 30% से भी कम स्टेमिना बाकी रह गया था। अन्नम की मदद के बगैर ये छापा नामुमकिन होता। बास दीवाना हो रहा है। सब लोग अपनी बरज़र्क महारतें फ़आल करें और अपनी पूरी ताकत से हमला करें, सैफ अली ने पुकारा जब फ्रास्ट मोनार्क का बर्फानी नेज़ा अचानक गायब हो गया। फ्रास्ट मोनार्क दीवाना होने पर मजीद खौफनाक हो जाता है। वो अपने हमलों की तहें जमाने के लिए बराह रास्त अपने अर्द गिर्द बर्फ की ताकत का इस्तेमाल करता है। आमतौर पर एक टीम को उन तहों वाले हमलों को रोकने के लिए तकरीबन 6 MT की जरूरत होती है, लेकिन मौजूदा MTs में से सिर्फ कोला ही उन हमलों में से एक से बचने के काबिल था, और वो भी तब अगर इसने पहले ही अपनी बरज़र्क महारत फ़आल कर ली होती। वर्ल्ड बॉस बाकी MTs को फौरन मार देता, चाहे उन्होंने अपनी बरज़र्क महारतें फ़आल की हों या ना हो। उनके पास अब वाहिद ऑप्शन यही बचा था कि बास को टीम का सफाया करने से पहले मार दिया जाए। जैसे ही सैफ अली ने अपने अहकामात जारी किए, फ्रास्ट मोनार्क धाड़ा। बर्फ की ताकत में तलातुम पैदा होने लगा क्योंकि यह वर्ल्ड बॉस के पास जमा हो रही थी। इससे न सिर्फ फ्रास्ट मोनार्क के दिफा में नुमाया इजाफा हुआ, बल्कि इसने वर्ल्ड बॉस के गिर्द बर्फानी तवानाई के 6 देव हैकल हाथ भी जाहिर कर दिए। इन 6 देव हैकल हाथों ने हमला आवर खिलाड़ियों को कुचलना शुरू कर दिया। हर हाथ इतना ही ताकतवर था जितना के बर्फानी नेज़े जो फ्रास्ट मोनार्क ने इस छापे के आगाज में फेंके थे। सिर्फ हाथों के हमले की रफ्तार बर्फानी नेज़ों जितनी ज्यादा नहीं थी। रफ्तार में कमी के बदले हाथों के हमले की हद बहुत ज्यादा थी। हर एक का रदिस 12 गज था। जैसे ही 6 हाथ नीचे आए, ईश्वरा के 3 अरकान फौरन हलाक हो गए। ताहम
फ्रास्ट मोनारक के बड़े हुए दिफा ने 6 देव हैकल हाथों से कहीं ज्यादा छापामार टीम के अरकान को हैरान कर दिया। वो पहले ही अपनी बरज़र्क महारतें फ़ाल कर चुके थे, फिर भी उन्होंने पहले के मुकाबले में कम नुकसान पहुंचाया। जैसा कि फ्रास्ट मोनारक से तवक्को थी, इसका मशहूर दिफा कोई मुबालगा आराई नहीं थी। जब सैफ अली की तलवार फ्रास्ट मोनारक के जिस्म से टकराई तो उसका पूरा बाजू असर से सुन हो गया। डार्क गोल्ड हथियारों के साथ फ्रास्ट मोनारक के बर्फानी ज़िरा को पार करना पहले ही काफी मुश्किल था, और अब जबकि वो अपनी बरज़र्क हालत में दाखिल हो चुका था, सैफ अली की कलंगरे भी बमुश्किल ही कोई खराश छोड़ पा रही थी। जैसे ही कई और खिलाड़ी हलाक हुए, सैफ अली जान गया कि वो पीछे हटने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और उसने अन्नम को फरिश्ता बुलाने का हुक्म दिया। चंद सेकंडों में नेज़ा बरदार वालकेरी आसमान से उतरी और सब ने महसूस किया कि उनके जिस्म बोझल हो गए हैं, क्योंकि इसका खौफनाक हाला उन पर छा गया था। इससे पहले कि कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता, वालकेरी फ्रास्ट मोनारक के सामने नमूदार हुई और वर्ल्ड बास पर अपना थंडर नेज़ा चलाया। पींग! वालकेरी का नेज़ा फ्रास्ट मोनारक के ज़िरा को बिजली की लहर की तरह चीरता हुआ निकल गया, जिसके बाद इस नाकाबिल तस्खीर बर्फानी ज़िरा पर दरारें पड़ने लगीं। फ्रास्ट मोनारक चीख उठा जब वो कई कदम पीछे लड़खड़ाया और उसके सर के ऊपर 60 लाख से ज्यादा का नुकसान जाहिर हुआ। वालकेरी अन्नम से भी कई गन्ना ज्यादा ताकतवर थी। जब ईश्वरा के अरकान ने फ्रास्ट मोनारक को पीछे लड़खड़ाते देखा तो उनके मुंह खिले के खिले रह गए। वालकेरी के हमले इंतहाई तेज थे। अपने दोनों हाथों को तेज धार ब्लेडों में तब्दील करने के बाद भी फ्रास्ट मोनारक अपना दिफा करने में नाकाम रहा। वो वालकेरी के हमलों के खिलाफ अपने बुलाए गए 6 देव हैकल हाथों को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया। ताहम दर्जा 4 की वालकेरी कोई आसान हरीफ नहीं थी, और उसकी जिंदगी की दर्जाबंदी वर्ल्ड बास से काफी ज्यादा थी। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6 देव हैकल हाथों के इस्तेमाल के बावजूद फ्रास्ट मोनारक को एक के बाद एक ज़र्ब लगती रही। वर्ल्ड बास वालकेरी के सामने बिल्कुल बेबस था। जब वालकेरी के 10 सेकंड का दौरानिया खत्म होने वाला था, वो दीवानी हो गई और थंडर जजमेंट का इस्तेमाल किया। फिर आसमान से एक जामनी बिजली गिरी और फ्रास्ट मोनारक के जिस्म से गुजर गई, जिससे 1,50,00,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ। अच्छा है, बास शदीद जख्मी है। सब लोग अपने हमलों पर तवज्जो दें। सैफ अली जल्दी से चलाया क्योंकि फ्रास्ट मोनारक का हाला कमजोर पड़ गया था। बाकी बच जाने वाली छापामार टीम ने वर्ल्ड बास के 6 हाथों को नजरअंदाज किया और बेरहमी से इस राकुशस पर बमबारी की। 12%, 10%, 8%। जैसे जैसे फ्रास्ट मोनारक अपनी मौत के करीब पहुंचा, उसने वहशियाना कत्लो गारत शुरू कर दी। जब असल 200 रुकनी छापामार टीम के आधे से भी कम अरकान रह गए, फ्रास्ट मोनारक की HP 2% बाकी रह गई। शाइस्ता, जन्नत और वानिया ने पीछे हटना छोड़ दिया और अपनी मजबूत तरीन चालें इस्तेमाल की। रोशनी का अफसाना, फ्रास्ट फुलियम जहन्नम, डायमेंशनल फ्रैक्चर। जैसे ही ये हमले फ्रास्ट मोनारक को लगे, इसकी HP बार वाज़े तौर पर सुकड़ गई। मर जाओ। जब वर्ल्ड बास की HP 1% से भी कम रह गई, सैफ अली ने डिवाइन प्रोविडेंस, फुलियम बरस्ट और लाइटनिंग स्लैश को फाल किया। मैं लाफानी हूं इंसान, तुम इससे बच नहीं सकोगे। फ्रास्ट मोनारक धाड़ा, इसकी आवाज पूरे पर्पल फ्रास्ट फील्ड में गूंज उठी। जैसे ही इसकी HP 0 हो गई और उसका क्रिस्टल जैसा जिस्म जमीन पर ढेर हो गया। चैप्टर 2242, फ्रास्ट मोनारक की लूट। फ्रास्ट मोनारक के मरते ही सबकी तजुर्बा बार्स तेजी से भर गईं। लेवल 90 के वर्ल्ड बास ने तजुर्बे का एक बड़ा जखीरा फराहम किया था। लाइफ लेस थोरन और ईश्वरा के दीगर अरकान फौरन लेवल 80 पर पहुंच गए। अगरचे जीरो विंग के अहम अरकान लेवल अप नहीं हुए, क्योंकि वो पहले ही लेवल 86 और 87 तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी तजुर्बा बार्स में बड़ा इजाफा हुआ। उन्होंने एक पूरे दिन की मेहनत के बराबर तजुर्बा हासिल कर लिया था। आखिरकार ये मर गया। जैसे ही उनकी तजुर्बा बार्स भर गईं, छापामार टीम के अरकान ने सुकून का सांस लिया। उन्होंने पूरे छापे के दौरान अपनी बका का जश्न मनाया। जब फ्रास्ट मोनारक दीवाना हुआ था तो उसकी HP कम होने के साथ साथ इसके हमलों की रफ्तार बढ़ गई थी। वो इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और जिंदा रहने के लिए किस्मत पर भरोसा कर रहे थे। खुशकिस्मती से इस छापे के लिए उनका मजमूई DPS काफी ज्यादा था। अगर लड़ाई मजीद 30 सेकंड तक जारी रहती तो फ्रास्ट मोनारक के मरने से पहले वो अपनी जानें गंवा सकते थे। एक बार जब उन्हें सांस लेने का मौका मिला
तो वो वर्ल्ड बॉस की लाश के गिर्द बिखरी हुई मुताद्दिद अशिया की तरफ मुड़े। इतनी ज्यादा अशिया गिरी हैं, हम अमीर हो गए। ये लेवल 90 के वर्ल्ड बॉस की लूट है। दुरुस्त, इन अशिया के गिर्द जितना माना जमा हो रहा है, इससे लगता है कि ये गैर मामूली होंगी। बच जाने वालों की आंखें जोश से चमक उठीं जब उन्होंने फरास्ट मोनारक की लूट देखी। एक सरसरी नजर से वो डार्क गोल्ड आलात के 10 से ज्यादा टुकड़े और चंद नायाब डार्क गोल्ड हथियार गिन सकते थे। लेवल 50 के बाद राकेशों के अशिया गिराने की शरह में तेजी से कमी आ जाती है। डार्क गोल्ड आलात जैसी आला दर्जे की अशिया हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर खिलाड़ियों को इस तरह के रैंक के हथियार और आलात हासिल करने के लिए 100 रुकनी हील मोड टीम डंजन्स को चैलेंज करना पड़ता है। मजीद ये कि खिलाड़ी खुशकिस्मत होंगे अगर डंजन के हर बास से डार्क गोल्ड आलात का एक टुकड़ा गिरे। एक छापा एक खिलाड़ी को मुकम्मल तौर पर लैस करने के लिए भी काफी नहीं होगा। 100 रुकनी टीम की तो बात ही अलग है। गार्ड्स डोमेन के ज्यादातर माहिर खिलाड़ियों को उनके साथियों में रश्क की निगाह से देखा जाता है अगर उनके पास जदीद तरीन डार्क गोल्ड आलात का एक भी टुकड़ा हो। यहां तक कि ऐश्वर्या एडवेंचर टीम में भी अहम अरकान सिर्फ लेवल 75 के डार्क गोल्ड आलात के चंद टुकड़े पहने हुए थे, बावजूद उसके कि वो फायर ड्रैगन एम्पायर की टॉप 10 एडवेंचर टीमों में से एक थे। फिर भी फ्रास्ट मोनारक ने 1 दर्जन से ज्यादा डार्क गोल्ड आलात के टुकड़े गिराए थे। इसके अशिया गिराने की शरह 100 रुकनी हील मोड टीम डंजन्स के बासिस से कई गन्ना ज्यादा थी। कुदरती तौर पर फ्रास्ट मोनारक ने जो सबसे कमजोर आला गिराया था वो लेवल 90 के लिए था। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी लेवल 90 के डार्क गोल्ड हथियार हासिल करने का ख्वाब देखती हैं और खिलाड़ी लेवल 100 तक पहुंचने के बाद भी इन हथियारों पर भरोसा कर सकते हैं। वर्ल्ड बॉस ने एपिक आलात भी गिराए थे। 100 रुकनी हील मोड टीम डंजन में ऐसे आलात गिरने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। खिलाड़ियों के पास ऐसी अशिया हासिल करने का माकूल मौका तभी होता है जब वो फर्स्ट क्लियर हासिल करें। ठीक है हीलर्स, हमारे गिरे हुए साथियों को जिंदा करें। जब आप फारिग हो जाएंगे तो हम लूट तकसीम करेंगे, सैफ अली ने सबकी आंखों में भूख देखकर मुस्कुराते हुए कहा। गार्ड्स डोमेन में शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो वर्ल्ड बॉस की लूट से मुतासिर ना हो। वर्ल्ड बॉसेस इसी लेवल के राकेशों में ताकत की इंतहा की नुमाइंदगी करते हैं और उनकी गिराई हुई कोई भी आम चीज खिलाड़ी की ताकत में नुमाया इजाफा कर सकती। सैफ अली की याद दहानी ने हीलर्स को उनकी हैरत से बाहर निकाला और वो फौरन अपने काम में लग गए, अपने गिरे हुए इत्तेहादियों को जिंदा करने लगे। दरी असना सैफ अली फ्रास्ट मोनारक की लूट को तरतीब देने के लिए मुड़ा। छापामार टीम के बाकी अरकान बैठ गए और शौक भरी नजरों से सैफ अली को देखने लगे क्योंकि उनके पास करने को और कुछ नहीं था। यहां तक कि कोला भी बर्फ में अशिया के ढेर को घोर रहा था। थोड़ी देर बाद हीलर्स ने गिरे हुए खिलाड़ियों को जिंदा करने का काम मुकम्मल कर लिया और सैफ अली ने जल्दी से अशिया की जांच की और टीम चीट में अदादो शुमार शेयर किए। क्या इस वर्ल्ड बॉस की लूट कुछ ज्यादा ही फराख दिलाना नहीं है? ये लूट हील मोड टीम डंजन के फाइनल बॉस की गिराई हुई अशिया से 10 गन्ना बेहतर है। जीरो विंग के अरकान वर्ल्ड बॉस की लूट से नावाकिफ नहीं थे, इसलिए उन्होंने मालूमात देखकर किसी हद तक अपना सुकून बरकरार रखा। ताहम ऐश्वर्या के अरकान की कहानी मुख्तलिफ थी। वो लूट की तफसीलात पढ़कर बहुत खुश थे। फ्रास्ट मोनारक ने कल 115 अशिया गिराएं, जो आमतौर पर मीथक बासिस की गिराई हुई अशिया से कहीं ज्यादा थीं। इन 115 अशिया में डार्क गोल्ड आलात के 17 टुकड़े और 3 डार्क गोल्ड हथियार शामिल थे। वर्ल्ड बॉस ने फाइन गोल्ड का एक भी हथियार आला नहीं गिराया था। उन्हें डार्क गोल्ड आलात के इतने टुकड़े हासिल करने के लिए हील मोड टीम डंजन्स में 8 या 9 मीथक बासिस पर छापा मारना पड़ता। बदकिस्मती से टीम डंजन्स का कोल डाउन बहुत तवील होता है और खिलाड़ी इतनी कसरत से वहां छापा नहीं मार सकते जितना वो चाहते। मजीद ये कि फ्रास्ट मोनारक ने जो भी डार्क गोल्ड हथियार और आला गिराया था वो आला तरीन मेयार का था। इस गोल्डन रेजर की खुसूसियात बिल्कुल एक एपिक हथियार जैसी हैं। कोला ने एक डार्क गोल्ड रैंक की बड़ी तलवार का मुआयना करते हुए हैरत से कहा। अगरचे गोल्डन रेजर सिर्फ डार्क गोल्ड रैंक का था, लेकिन इसकी हमले की ताकत और कुव्वत एपिक रैंक के 2 हाथ वाले हथियारों के बराबर थी। सबसे अहम बात यह थी कि गोल्डन रेजर में एक गैर फाल महारत थी जिसने खिलाड़ियों को उसे एक हाथ वाले हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी जब तक कि उनके पास मतलूबा 1800 कुव्वत मौजूद हो। दूसरे लफ्जों में खिलाड़ी 2 हाथ वाली बड़ी तलवार की खुसूसियात और हमले की ताकत के साथ एक हाथ वाला हथियार चला सकते थे।
सिर्फ इस गैर फाल महारत ने गोल्डन रेजर को लेवल 90 के डार्क गोल्ड हथियारों में सरे फहरिस्त बना दिया था। अगरचे मतलूबा 1800 कुव्वत आम दर्जा 2 के बर्जरक्रस के लिए निस्बतन ज्यादा थी, लेकिन कोला जैसे माहिर खिलाड़ियों के लिए ये कोई मसला नहीं होगा। दर हकीकत कोला लेवल 90 से कम होने के बावजूद पहले ही इस जरूरत पर पूरा उतरता था। वो अपनी ढाल के साथ 2 हाथ वाला हथियार चलाने के बारे में सोचकर अपनी बढ़ती हुई खुशी को रोक ना सका। ये तो कुछ भी नहीं है। एक्सट्रीम फ्रास्ट सीट को देखो, ये अमली तौर पर बर्जरक्रस के लिए बनाया गया है। 4 टुकड़ों वाले सीट का असर लेवल की जरूरत को 5 लेवल तक कम कर देता है। इसके अलावा पहनने वाले की बर्फ के खिलाफ मुजाहमत में 100 का इजाफा और ज्यादा से ज्यादा स्टेमिना में 10% इजाफा करता। 6 टुकड़ों वाले सीट का असर सारिफ की कुव्वत में 20% इजाफा करता है और तमाम बर्जरकर महारतों को एक दर्जा बढ़ा देता है। कालू भाई की रौल टपकने लगी जब इसने एक्सट्रीम फ्रास्ट सीट के बोनसेस और असरात का मुआयना किया। उसने ख्वाहिश की कि काश इसने करसमी नस्र बनने के बजाय बर्जरकर क्लास का इंतखाब किया होता। मजीद ये कि फ्रास्ट मोनारक ने मुकम्मल एक्सट्रीम फ्रास्ट सीट गिराया था। इसका मतलब यह था कि बर्जरक्रस लेवल 85 पर इस सीट को पहन सकते थे और ये जरा जबरदस्ती तमाम बर्जरकर महारतों को एक दर्जा बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा दर्जा 3 तक ले जाएगा। दर्जा 3 की महारतें दर्जा 2 की महारतों से कहीं ज्यादा ताकतवर थीं। जन्नत ने पहले ही ये बात वाज़े कर दी थी। इस हकीकत के बावजूद कि शाइस्ता और फायर डांस की बुनियादी खुसूसियात ज्यादा थीं, जन्नत ने छापे में अपने साथियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसका कल नुकसान तकरीबन सैफ अली के खौफनाक नुकसान जितना ही था। अगर एक दर्जा 2 का बर्जरकर एक्सट्रीम फ्रास्ट सीट पहन लेता तो वो एक हकीकी दर्जा 3 के बर्जरकर के बराबर होता, जिसमें उनकी बुनियादी खुसूसियात और जिस्मानी सख्त शामिल नहीं थी। वाकई इस एक्सट्रीम फ्रास्ट सीट के असरात वाकई हैरत अंगेज हैं। टीम में मौजूद बर्जरक्रस की तो लॉटरी निकल आई है। येन तियानशीन ने बात में हिस्सा लिया, यहां तक कि वो भी एक्सट्रीम फ्रास्ट सीट देखकर मुतासिर हुआ। अगर ये सीट असासनस के लिए होता तो वो इस सीट के लिए अपने एपिक आलात के 3 टुकड़े बदलने में हिचकिचाहट महसूस न करता। दर्जा 3 की महारतें खिलाड़ी की जंगी ताकत में जबरदस्त इजाफा करती हैं। अगर एक्सट्रीम फ्रास्ट सीट के असरात असासनस के लिए मखसूस होते तो येन तियानशीन को सोरो डेमन का मुकाबला करने का भी भरोसा होता। जब टीम एक्सट्रीम फ्रास्ट सीट पर बहस कर रही थी, सैफ अली ने अगली चीज का एट्रीब्यूट पैनल शेयर किया। जब उन्होंने ये चीज देखी तो उनमें से हर एक का सांस रुक गया। ये अगली चीज एक हथियार था और वो जिसे टीम पहचानती थी और जिससे डरती थी। ये हथियार कोई और नहीं बल्कि वही बर्फानी नीला नेजा था जिसे फ्रास्ट मोनारक ने पूरे छापे के दौरान उनके खिलाफ इस्तेमाल किया था। चैप्टर 2243 विंटर सपियर। पूरी छापामार टीम ने जाती तौर पर तजुर्बा किया था कि ये नेजा कितना ताकतवर था, जिसे फ्रास्ट मोनारक ने बर्फ की कसीफ ताकत से जाहिर किया था। फ्रास्ट मोनारक की गैर मामूली कुव्वत और रफ्तार वो असल वजह नहीं थी जिसकी वजह से छापामार टीम को उसके खिलाफ जिदोजहद करनी पड़ी। उन्होंने काइट पर बतौर लीड एमटी भरोसा किया था और वो एनपीसी वर्ल्ड बॉस के हमलों से बचने के काबिल था और उसे बमुश्किल ही कोई नुकसान पहुंचा था। बल्कि फ्रास्ट मोनारक का बर्फानी नेजा वो असल वजह थी जिसकी वजह से इन खिलाड़ियों को इतनी मुश्किल पेश आई। पूरे छापे के दौरान काइट पर फ्रास्ट मोनारक के मरकूज हमलों के बावजूद उसने खिलाड़ियों पर हमला करने के लिए अपने हमलों की बच्ची खिंची ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे उनका स्टेमिना और इर्तिकाज खत्म हो गया। इसके नतीजे में टीम की जंगी ताकत मुसलसल कम होती गई और सूरत हाल को मजीद खराब करने के लिए वो इस बच्ची खिंची ताकत को रोकने ऐसे बचने के काबिल नहीं थी। अगर अन्नम इतनी ताकतवर ना होती तो टीम वर्ल्ड बॉस को मारने से पहले ही थकन से मर जाती। क्या ऐसा हथियार गिरना भी मुमकिन है? इसकी खुसूसियात दीवानावार है। टीम के बर्जरक्रस की तो वाकई किस्मत खिल गई है। जब उन्होंने बर्फानी नेजे का एट्रीब्यूट पैनल देखा तो टीम के हर फर्द को रश्क महसूस हुआ। यहां तक कि शेडो सोरोड और रैम्पनेट ब्लेड, जो दोनों एपिक हथियार इस्तेमाल करते थे, नेजे की ख्वाहिश को ना रोक सके। इसके बोनसेस इतने ही शानदार थे। विंटर सपियर लेवल 50, लेवल 100, आलात की जरूरत कुव्वत 2100, हमले की ताकत 2550, कुव्वत 301, चुस्ती 210, बर्दाश्त 270, हमले की रफ्तार 12। हमलों में बर्फ की ताकत शामिल है। हमला करते वक्त
तमाम हमले हदफ के स्टेमिना और इर्तिकाज को कम करते हैं। हमलों में शामिल है 10 गज के रदिस में तमाम दुश्मनों को बर्फानी नुकसान पहुंचाने का 30% इम्कान, फ्रास्ट पोजीशन को मुतहर्रिक करने का 20% इम्कान, जो 3 सेकंड के लिए कुव्वत में 20% इजाफा करता है। इस दौरान हमले इजाफी 270% बर्फानी नुकसान भी पहुंचाते हैं और ज़र्ब लगने पर अहदाफ की नकलो हरकत की रफ्तार को 30% कम कर देते हैं। पहनने पर बुनियादी खुसूसियत में 25% इजाफा, तमाम सानवी खुसूसियात में 15% इजाफा, रद्द अमल की रफ्तार में 10% इजाफा, लेवल्स को नज़रअंदाज करना 10, तमाम बरजरकर महारतों के असरात में 30% इजाफा, तमाम अशिया के लेवल की ज़रूरियात में 5 लेवल की कमी, इजाफी गैर फ़ाल महारत 1, अफरातफरी की जंग, निशाना बनने वाले दुश्मनों की तादाद के मुताबिक कुव्वत, हमले की रफ्तार और नकलो हरकत की रफ्तार में इजाफा। हर निशाना बनने वाला दुश्मन 5 सेकंड के लिए 3% इजाफा देगा। बोनस 30% तक जमा हो सकता है। इजाफी गैर फ़ाल महारत 2, आइस गार्ड, जब HP 50% से नीचे गिरती है तो बर्फ की ताकत सारिफ के जिस्म को 15%, बुनियादी खुसूसियत को 15% और दिफाई महारत को 3 दर्जे बेहतर बनाने के लिए मुतहर्रिक होती है। इजाफी फ़आल महारत मुंजमद सदी 100 गज के रदिस को एक मुंजमद दायरे में तब्दील कर देता है, जो रेंज में मौजूद तमाम दुश्मनों को खत्म करने के लिए बर्फ की ताकत का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही सारिफ बर्फ के 2 हमजाद बनाता है, जिनमें से हर एक के पास असल जिस्म की 115% कुव्वत होती है। दौरानिया 5 मिनट, कूली डाउन 1 घंटा। सैफ अली भी विंटर स्पीयर रिप्लिका को गिरते देखकर हैरान रह गया। असल विंटर स्पीयर एक लेजेंडरी हथियार था, लेकिन एक नकल भी गैर मामूली तौर पर ताकतवर होगी। एपिक रैंक की नकल मुमकिना तौर पर एक आम फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियार की ताकत का मुकाबला कर सकती थी। हमले की ताकत के लिहाज से यह नकल शाइस्ता के गुलुरेसविल से भी ज्यादा मजबूत थी। विंटर स्पीयर की नकल और गुलुरेसविल में वाहिद फर्क यह था कि मौखर अल जिक्र को फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक तक अपग्रेड किया जा सकता था, जबकि साबिका को नहीं। इसके बावजूद विंटर स्पीयर लेवल 100 से कम के बरजरकर्स के लिए फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक के नीचे बेहतरीन हथियार था। अगर मौजूदा खिलाड़ी इस नेज़े को चिल्लाते तो उनके हमले की ताकत गार्ड्स डोमेन में बेहतरीन में से एक होती। मजीद ये कि खिलाड़ियों को विंटर स्पीयर के असरात के साथ गिरोहों या किसी एक हरीफ से लड़ने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। कुदरती तौर पर विंटर स्पीयर का एट्रीब्यूट पैनल देखने के बाद छापामार टीम का हर बरजरकर बेचैन हो गया और वो सब तकरीबन एक साथ सैफ अली की तरफ मुड़ गए, ये जानने का इंतजार करने लगे कि वो हथियार कैसे तकसीम करने का इरादा रखता है। सैफ अली के उसूलों के मुताबिक छापे में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को किसी भी डार्क गोल्ड हथियार के लिए मुकाबला करने का मौका मिलेगा। बदकिस्मती से वो उसूल एपिक रैंक के हथियारों के लिए दुरुस्त नहीं थे। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स एपिक हथियारों और आलात को गिल्ड की बुनियाद का हिस्सा समझती हैं, और गिल्ड के आला ओहदेदार भी ऐसी चीज का दावा सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि वो इसे चाहते। गिल्ड्स अपने अरकान को एपिक आइटम तफवीज करने से पहले सख्त मुआयना और तशखीस करते हैं, खास तौर पर जब बात विंटर स्पीयर जैसे आला दर्जे के एपिक हथियार की हो। विंटर स्पीयर और एक्सट्रीम फ्रास्ट सीट लाइफ लेस थोरन को मिलेगा, सैफ अली ने मामले पर सोचने के बाद ऐलान किया। अगरचे वो ईश्वरा का कमांडर था, लेकिन सैफ अली ने हाल ही में एडवेंचर टीम में ज्यादा हिस्सा नहीं डाला था क्योंकि वो जीरो विंग के साथ बहुत मसरूफ रहा था। नतीजे के तौर पर लाइफ लेस थोरन ने ईश्वरा एडवेंचर टीम और बड़े अल्फाडुंचरर अलायंस की क़यादत की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। अब तक बहुत सी सुपर पावर्स ने आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में वसाइल और खिलाड़ियों की आबादी के लिए मुकाबला करना शुरू कर दिया था। अगर अल्फाडुंचरर अलायंस अपना मकाम बरकरार रखना चाहता था तो उसे लाइफ लेस थोरन जैसे फ्लोइंग वाटर रीलिंग के माहिर से ज्यादा की जरूरत थी। अलायंस को अपने दिफा के लिए कम से कम एक पैक एक्सपर्ट की जरूरत होगी। कमांडर लाइफ लेस थोरन ने मुतासिर होकर सैफ अली को देखा। इसे कभी तवक्को नहीं थी कि इसका कमांडर उसे विंटर स्पीयर और एक्सट्रीम फ्रास्ट सीट सौंप देगा। यहां तक कि सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों को भी इतने आला मेयार के हथियार और आलात इस्तेमाल करने का एजाज हासिल नहीं था। फिर भी ईश्वरा का नायब कमांडर होने के नाते इसने यह हक हासिल कर लिया था। एडवेंचर टीमें गिल्ड्स की तरह पाबंद नहीं थीं, और अगरचे लाइफ लेस थोरन ईश्वरा का नायब कमांडर था,
लेकिन इसे बड़े गिल्ड्स के एलियट अरकान के मुकाबले में कहीं ज्यादा आज़ादी हासिल थी। मजीद ये कि जीरो विंग के अरकान ये सुनकर खुश नहीं होंगे कि उनके गिल्ड लीडर ने इसे इतनी ताकतवर अशिया दी है। इसके नताइज बहुत ज्यादा थे। लाइफ लेस थोरन समझ नहीं पा रहा था कि सैफ अली क्या करने की कोशिश कर रहा है, और फिर भी एक एपिक हथियार और एपिक आलात के मुताबिक टुकड़े रखने के बावजूद वो विंटर सपियर और एक एक्सट्रीम फरास्ट सीट पहनने के लिए सख्त बेचैन था। इतनी फराख दिलाना पेशकश को ठुकराना आसान नहीं था। कुदरती तौर पर सैफ अली समझ गया कि लाइफ लेस थोरन क्या सोच रहा है। पहल करते हुए उसने कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जीरो विंग दूसरे गिल्ड्स की तरह नहीं है। ईश्वरा सिर्फ जीरो विंग की मातहत एडवेंचर टीम हो सकती है, लेकिन ये अब भी जीरो विंग का हिस्सा है। जब तक आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, मुझे आपको इस मेयार के हथियार और आलात देने में कोई मसला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस हथियार और सिट आलात को ईश्वरा को मजीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जीरो विंग मुख्तलिफ सुपर पावर्स से काफी मुख्तलिफ था। इसे बड़ी कारपोरेशंस का ताउन हासिल नहीं था और ये माहिर खिलाड़ियों के लिए इतना पुरकशिश नहीं था। अगर जीरो विंग सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स और सुपर गिल्ड्स का मुकाबला करना चाहता था तो ईश्वरा एडवेंचर टीम जैसी मातहत आजाद तंजीमें जरूरी थीं। मजीद ये कि अगर किसी एडवेंचर टीम की क़यादत एक ताकतवर माहिर नहीं करेगा तो उसे तरक्की करने में मुश्किल पेश आएगी। अगरचे ईश्वरा फायर ड्रैगन एम्पायर की टॉप 10 एडवेंचर टीमों में से एक बनने के लिए काफी मुतासिर कुन थी, लेकिन ये इसकी हद थी। इससे ज्यादा मजबूत होना एडवेंचर टीम के लिए एक नाकाबिल यकीन चैलेंज होगा। जब तक लाइफ लेस थोरन अपनी ताकत में इजाफा नहीं करता, यह सिर्फ वक्त की बात होगी कि एक और एडवेंचर टीम जिसका पस मंजर मजबूत हो ईश्वरा से आगे निकल जाए। अगर मुमकिन हो तो सैफ अली लाइफ लेस थोरन को वाइड रीलिम तक पहुंचने में मदद करना चाहता था, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा। किसी को अपनी हिस्सियात को मियारी सतह पर बेहतर बनाना होगा, जो महज अपने जंगी मयार को बेहतर बनाकर नहीं किया जा सकता। अगर ये इतना आसान होता तो मुख्तलिफ सुपर गिल्ड्स के पास अपने सफों में सिर्फ चंद पैक एक्सपर्ट्स से ज्यादा होते। सैफ अली के तबसरे के बाद लाइफ लेस थोरन जीरो विंग के अरकान की तरफ मुड़ाता का उनके रद्द अमल देख सके, लेकिन इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब अहम अरकान में से कोई भी सूरत हाल से गैर मुतमईन नजर नहीं आया। उन्हें वाकई इस बात की परवाह नहीं थी कि विंटर सपियर और एक एक्सट्रीम फरास्ट सीट किसे मिला। जब ईश्वरा के दूसरे अरकान ने यह देखा तो वो थोड़ा पुरजोश महसूस करने लगे। ऐसे खिलाड़ियों के तौर पर जिन्होंने एडवेंचर टीम में शामिल होने का इंतखाब किया था, उन्होंने जानबूझकर ज्यादा आजादी के बदले इन वसाइल को छोड़ दिया था जो एक गिल्ड फराहम कर सकता था। ताहम एक एडवेंचर टीम की आजादी के साथ साथ गिल्ड के अहम वसाइल तक रसाई उनकी तवक्कुआत से बेहतर थी। इस लम्हे ईश्वरा के अरकान ने खामोशी से फैसला किया कि वो मुस्तकबिल में एक और भी ताकतवर एडवेंचर टीम बनेंगे। अगर वो विंटर सपियर जैसे आला दर्जे के एपिक हथियार हासिल नहीं कर सकते, तब भी उनके पास आम एपिक हथियार हासिल करने का मौका होगा। ऐसी सूरत हाल आम तौर पर उन जैसे एडवेंचर टीम के अरकान के लिए नाकाबिल तसव्वुर थी। जब हर कोई खुफिया तौर पर लाइफ लेस थोरन पर रश्क कर रहा था, सैफ अली ने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ एक सब्ज बांसुरी का एक ट्रिब्यूट पैनल शेयर किया। जब छापा मार टीम ने ये चीज देखी तो लाइफ लेस थोरन से उनका हसद गायब हो गया। लानत है, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? ये है एक उड़ने वाली सवारी। चैप्टर 2244 एक और उड़ने वाली सवारी। नीले रंग के निशानात से सजी बुलाने वाली बांसुरी को देखकर छापा मार टीम का हर रुकन खुशी से निहाल हो गया। मौत के समंदर में नमूदार होने वाली उड़ने वाली सवारी की बदौलत खिलाड़ी अब उड़ने वाली सवारियों के तसव्वुर से नावाकिफ नहीं थे। इस सवारी की खबर पूरे गार्ड्स डोमेन में फैल गई थी, जिससे उनगिनत खिलाड़ियों को अपने लिए एक सवारी हासिल करने का नया ख्वाब मिला था। यहां तक कि आबिदा गाल और जीरो विंग के दीगर अहम अरकान, जो पहले से जानते थे कि सैफ अली इस पर इसरार उड़ने वाली सवारी का मालिक है, हैरत ज़दा रह गए। ईश्वरा के अरकान की तो बात ही अलग है। सैफ अली के अलावा उन्होंने खेल के इस मरहले पर किसी खिलाड़ी के पास उड़ने वाली सवारी होने के बारे में नहीं सुना था। दूसरे लफ्जों में, ये बुलाने वाली बांसुरी गार्ड्स डोमेन में पाई जाने वाली सिर्फ दूसरी उड़ने वाली सवारी थी। एपिक हथियार और आलात नाकाबिल यकीन हद तक कीमती हो सकते हैं, लेकिन आला दर्जे का एपिक हथियार विंटर सपियर भी उड़ने वाली सवारी की कीमत के 10वें हिस्से के बराबर नहीं था। वो पहले ही उड़ने वाली सवारियों के फवाइद का तजुर्बा कर चुके थे और उनके सफर की रफ्तार महज नाकाबिल यकीन थी।
एक उड़ने वाली सवारी 2 या 3 घंटे से ज्यादा वक्त में बड़े पैमाने का नक्शा अबूर कर सकती थी। सबसे अहम बात यह थी कि उड़ने वाली सवारियों की जंगी ताकत नाकाबिल यकीन थी। सैफ अली के थंडर ईगल को ही ले ले। थंडर ईगल एक हकीकी दर्जा 3 का जंगजू था जिसमें लेवल 100 के ग्रेट लॉर्ड्स का मुकाबला करने की सलाहियत थी। अगर उनके पास उड़ने वाली सवारी होती तो जंग में उनका अपना एक ताकतवर साथी होता। मैं इस उड़ने वाली सवारी के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर आप उसे चाहते हैं तो उसके लिए लड़े। इब्तिदाई बोली 3 लाख GCPs या 3 लाख ईश्वरा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होगी। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जीत जाएगा। सैफ अली ने अपने सामने मौजूद पुरजोश हुजूम को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। सच तो यह है कि सैफ अली भी फ्रास्ट मोनारक को उड़ने वाली सवारी गिराते देखकर काफी हैरान हुआ था। यहां तक कि एक आम उड़ने वाली सवारी भी आसानी से कई लेवल 100 से ज्यादा की एपिक अशिया के बराबर थी। अगरचे ये फ्रास्ट बोन ड्रैगन, वो उड़ने वाली सवारी जो फ्रास्ट मोनारक ने गिराई थी, इसके थंडर ईगल जितनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन ये एक इंटरमीडिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उड़ने वाली सवारी थी। ये आम फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया से भी ज्यादा कीमती थी। इब्तिदा में उसने उड़ने वाली सवारी को अपनी पसंद के किसी शख्स को देने का इरादा किया था ताकि उसकी इफादियत को ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके, लेकिन सवारी के लिए हर एक की शदीद ख्वाहिश ने इसका इरादा बदल दिया। लिहाजा उसने अंदरूनी नीलामी का सहारा लिया। 3 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स फ्रास्ट बोन ड्रैगन जैसी उड़ने वाली सवारी के लिए इंतहाई सस्ते थे। आमतौर पर इसे इब्तिदाई बोली 30 लाख CPs मुकर्रर करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये एक अंदरूनी नीलामी थी इसलिए इसे कीमत कम करने में कोई एतराज नहीं था। मजीद ये कि जितनी जल्दी उसका कोई खिलाड़ी उड़ने वाली सवारी का इस्तेमाल करते हुए देखा जाएगा, जीरो विंग ऐश्वर्या को इतना ही ज्यादा फायदा होगा। कुदरती तौर पर किसी निचले दर्जे के खिलाड़ी के फ्रास्ट बोन ड्रैगन हासिल करने का कोई इम्कान नहीं था। 3 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जीरो विंग और ईश्वरा दोनों के अरकान के लिए एक फलकियाती रकम थी। यहां तक कि आम बुनियादी अरकान भी इस कीमत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। इस छापे में हिस्सा लेने वाले 200 खिलाड़ियों में से सिर्फ 1 दर्जन या इससे ज्यादा के पास उड़ने वाली सवारी के लिए बोली लगाने के लिए काफी CPs थे। छापामार टीम का हर रुकन हैरत से सैफ अली को घूरने लगा। उन्हें कभी तवक्को नहीं थी कि वो उड़ने वाली सवारी को अंदरूनी नीलामी में फरोख्त कर देगा। उसने विंटर सपियर और एक्सट्रीम फरास्ट सीट एक मखसूस खिलाड़ी को तफवीज किया था, फिर भी उड़ने वाली सवारी सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को मिलेगी। सबसे अहम बात यह थी कि सैफ अली दर हकीकत उन्हें इसके लिए मुकाबला करने की इजाजत दे रहा था, न कि ऐसी कीमती उड़ने वाली सवारी को अपने पास रख रहा था। कोई दूसरा गिल्ड लीडर या कमांडर सैफ अली जितना फराख दिल नहीं होगा। सैफ अली के ऐलान के बाद छापामार टीम के अरकान को अपनी हैरत से बाहर निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैं 3 लाख GCPs की बोली लगाता हूं, कालू भाई ने पहली बोली लगाते हुए पुकारा। इस सूरत में मैं 3,10,000 की बोली लगाऊंगा, कोला चलाया, हार मानने को तैयार नहीं। कमांडर, मैं 3,20,000 CPs की बोली लगाता हूं, सोलिटरी 9 चलाया, नीलामी में हिस्सा लेने से खुद को ना रोक सका। ईश्वरा का कंट्रीब्यूशन सिस्टम जीरो विंग जैसा ही था और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल करना आसान नहीं था। यकीनन ईश्वरा के 2 नायब कमांडरों में से एक के तौर पर वो 3 लाख से ज्यादा CPs देने का मुतहम्मिल हो सकता था। मैं 3,50,000 CPs की बोली लगाता हूं, लाइफलेस थोरन ने ऐलान किया। अगरचे लाइफलेस थोरन पहले ही एक आला दर्जे का एपिक हथियार और डार्क गोल्ड सीट आलात हासिल कर चुका था, लेकिन उड़ने वाली सवारी का मालिक बनने का ख्याल महज बहुत पुरकशिश था। उड़ने वाली सवारी उसकी तरक्की की शरह को भी मुतासिर करेगी, इसलिए वो इस मौका को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। जीरो विंग और ईश्वरा के अरकान ने फ्रास्ट बोन ड्रैगन पर दीवाना वार बोलियां लगाएं, कीमत तेजी से 4,50,000 CPs तक पहुंच गई। एक बार जब कीमत इतनी ज्यादा हो गई तो ईश्वरा के लाइफलेस थोरन और सोलिटरी 9 को नीलामी से बाहर होना पड़ा। एक गिल्ड के बरक्स एडवेंचर टीम के अरकान के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल करने के जराए कम थे। मिसाल के तौर पर एडवेंचर टीमों को गिल्ड कोर्ट्स तक रसाई हासिल नहीं थी। अब सिर्फ जीरो विंग के आला ओहदेदार ही उड़ने वाली सवारी पर मुकाबला कर सकते थे। आखिर में शाइस्ता ने 5,80,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में फ्रास्ट बोन ड्रैगन जीत लिया। अगरचे सैफ अली ने अपने खिलाड़ियों को पॉइंट्स उधार लेने से मना नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उड़ने वाली सवारी की अहमियत की वजह से खामोशी से अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर भरोसा करने पर इत्तेफाक किया था। उनके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स आखिरकार
इस बात की नुमाइंदगी करते थे कि उन्होंने गिल्ड एडवेंचर टीम में कितना हिस्सा डाला है। जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा हिस्सा डाला था वो उड़ने वाली सवारी जैसी अहम और कीमती चीज का हकदार था। नीलामी के बाद सैफ अली ने शाइस्ता को उसकी नई फरास्ट बोन ड्रैगन बुलाने वाली बांसुरी थमा दी और वो खुश हो गई। इस उड़ने वाली सवारी को इस्तेमाल करने के ख्यालात उसके जहन में गर्दिश करने लगे। सैफ अली ने फिर छापामार टीम के अरकान को बाकी डार्क गोल्ड हथियारों और आलात के लिए बोली लगाने दी और हर चीज 10 मिनट से भी कम वक्त में नीलाम हो गई। जहां तक फ्रास्ट मोनारक की गिराई हुई दीगर अशिया का ताल्लुक है, सैफ अली ने उनकी मालूमात शेयर नहीं की और न ही उन्हें अंदरूनी नीलामी में शामिल किया। ये अशिया गिल्ड के मुफादात से मुतल्लिक थीं। मिसाल के तौर पर ब्रोंज शॉप प्रमोशन ऑर्डर को खुफिया रखना जरूरी था। मजीद ये कि चूंकि फ्रास्ट मोनारक एक बिल्ड लाइन लॉर्ड था, इसलिए इसने एक बिल्ड लाइन गिराया था। आमतौर पर सैफ अली अपने खिलाड़ियों को एक आम बिल्ड लाइन देखने देता। ऐसा नहीं था कि वो अब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दरमियान कोई राज थे, और कुछ तो अवार्ड समिट के डिवाइन शराय में खरीदारी के लिए भी दस्तयाब थे। अगर खिलाड़ियों के पास काफी पॉइंट्स होते तो वो ओपेक बिल्ड लाइन भी खरीद सकते थे। ताहम फ्रास्ट मोनारक का बिल्ड लाइन खास था और सैफ अली इसे सरसरी तौर पर जाहिर करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। आर्टिक बिल्ड लाइन एक नया बिल्ड लाइन बनाने के लिए एक आम बिल्ड लाइन के साथ मिलाया जा सकता है। नतीजे में आने वाले बिल्ड लाइन के पास तैयार होने का एक मौका होता है और इर्तिका के फवाइद इस बिल्ड लाइन पावर पर मुनहसर होते हैं जो नतीजे में आने वाले बिल्ड लाइन ने जज्ब की होती। जितनी ज्यादा बिल्ड लाइन पावर जज्ब होगी, नतीजे में आने वाला बिल्ड लाइन इतने ही ज्यादा फवाइद फराहम करेगा। ज्यादा से ज्यादा 100 बिल्ड लाइन पावर जज्ब कर सकता है। फिलहाल जज्ब शुदा बिल्ड लाइन पावर 0 पॉइंट्स। सिस्टम क्या आप आर्टिक बिल्ड लाइन के साथ जम होना चाहते हैं? सिस्टम आपके पास फैसला करने के लिए 1 घंटा है। अगर आप फैसला करने में नाकाम रहते हैं या इंजमाम से इनकार करते हैं तो आर्टिक बिल्ड लाइन की ताकत ज़ाय हो जाएगी। अगरचे सैफ अली उन खिलाड़ियों पर भरोसा करता था, लेकिन इसका आर्टिक बिल्ड लाइन के बारे में उन्हें मतला करने का कोई इरादा नहीं था। जब टीम आराम कर रही थी, सैफ अली बैठने के लिए जगह तलाश करने के लिए उधर उधर घूमने लगा। फिर इसने आर्टिक बिल्ड लाइन के साथ जम होने पर इत्तेफाक किया। चैप्टर 2245 नया बिल्ड लाइन। जैसे ही सैफ अली ने इंजमाम पर इत्तेफाक किया, इसके बैग में मौजूद आर्टिक बिल्ड लाइन इसके जिस्म में दाखिल हो गया और डार्क आयरन बिल्ड लाइन के साथ जम होना शुरू हो गया। अब तक सैफ अली डार्क आयरन बिल्ड लाइन से काफी मुतमईन था। अगरचे ये सिर्फ एक बुनियादी बिल्ड लाइन था, लेकिन यह करीबी लड़ाई वाली क्लासों के लिए बेहतरीन बिल्ड लाइन था, जो करीबी लड़ाई के खिलाड़ियों के लिए दूसरे बुनियादी बिल्ड लाइन्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा कीमती था। दरहकीकत अगर मौका दिया जाता तो सैफ अली जरूरी नहीं कि डार्क आयरन बिल्ड लाइन को एक हकीकी एडवांस्ड बिल्ड लाइन के बदले तब्दील करता। मुताबकत नाकाबिल यकीन हद तक अहम थी और डार्क आयरन बिल्ड लाइन ने इसकी करीबी लड़ाई की महारतों के साथ मुताबकत को बेहतर बनाया था। ये एक नायाब खुसूसियत थी। अगरचे डार्क आयरन बिल्ड लाइन के एट्रीब्यूट पैनल ने वाज़े तौर पर यह नहीं बताया था कि बिल्ड लाइन ने इसकी मुताबकत को कितना बेहतर बनाया है, लेकिन सैफ अली ने तजुर्बे और गलती के जरिए दरियाफ्त किया था कि इसके बिल्ड लाइन ने इसकी महारत की तकमील की शरह को तकरीबन 2% बेहतर बनाया है। अगरचे 2% इतना ज्यादा नहीं लग सकता और यहाँ तक कि कुछ एपिक आलात भी इसी तरह का बोनस फराहम कर सकते हैं, लेकिन सैफ अली की महारत की तकमील की शरह पहले ही मुतासिरकुन थी। सैफ अली अपनी दर्जा 2 की महारतों के साथ 100% महारत की तकमील की शरह के बहुत करीब था। किसी भी दूसरे खिलाड़ी के लिए डार्क आयरन बिल्ड लाइन मुमकिना तौर पर उनकी महारत की तकमील की शरह में सिर्फ 2% से ज्यादा इजाफा करेगा। इसके बावजूद सैफ अली के लिए 2% बेहतरी इंतहाई कीमती थी। जैसे जैसे गार्ड्स डोमेन एक ज्यादा मुकम्मल खेल में तब्दील हो रहा था, आला दर्जे की महारतें और जादू सही तरीके से इस्तेमाल करना तेजी से मुश्किल होता जा रहा था। एक खिलाड़ी जिसकी दर्जा 1 की महारतों के साथ 100% तकमील की शरह थी, इस बात की जमानत नहीं थी कि वो दर्जा 2 से 6 की महारतों और जादू के साथ भी इतनी ही अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। फायर डांस को ही ले लें। जब वो दर्जा 1 की खिलाड़ी थी तो उसने अपनी दर्जा 1 की महारतों को 95% इससे ज्यादा तकमील की शरह के साथ अंजाम दिया था, लेकिन दर्जा 2 और फॉलोइंग वाटर रिलिम तक पहुंचने के बाद वो अपनी दर्जा 2 की महारतों के साथ बमुश्किल 90% तकमील की शरह हासिल कर पाती थी। अगर वो अपनी महारत की तकमील की शरह बढ़ाना चाहती थी
तो उसे अपनी तरबियत जारी रखनी थी और मजीद तहरीक तलाश करनी थी। हकीकत में वाइड रिलिम के माहिरीन भी महारत जादू की तकमील की शरह में रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन से बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाते थे। तकमील की शरह खिलाड़ी के जिस्मानी कंट्रोल और ज़ेर बहस महारत जादू की उनकी समझ पर मुनहसर होती है। रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन को पहले ही अपने जिस्मों पर दुरुस्त कंट्रोल हासिल होता है और वाइड रिलिम के माहिरीन का जिस्मानी कंट्रोल इससे कहीं ज्यादा बेहतर नहीं होता। वाइड रिलिम के माहिरीन के पास महज बेहतर इदराक होता है। सैफ अली के पास अपनी दर्जा 2 की महारतों के साथ इतनी ज्यादा तकमील की शरह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो गॉड्स डोमेन में मुख्तलिफ दर्जा 2 की महारतों से पहले ही नाकाबिल यकीन हद तक वाकिफ हो चुका था। खेल में एक भी खिलाड़ी इस सिलसिले में उसके तजुर्बे का मुकाबला नहीं कर सकता था। मजीद ये कि डार्क आयरन बिल्ड लाइन ज्यादा फवाइद फराहम करेगा क्योंकि वो लेवल अप करना जारी रखेगा और आला दर्जात तक पहुंचेगा, खास तौर पर जब वो दर्जात में ऊपर जाएगा। अगरचे वो पहले ही डार्क आयरन बिल्ड लाइन जज्ब कर चुका था, लेकिन वो अभी तक बिल्ड लाइन की ताकत को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं कर सकता था। बिल्ड लाइन्स की ताकत इस जैसे निचले दर्जे के खिलाड़ियों के लिए बर्दाश्त करने के लिए बहुत ज्यादा थी। वो सिर्फ अपने दर्जे में इजाफे के साथ ही बिल्ड लाइन की मजीद सलाहियतों को खोल सकता था। बसूरत दीगर बिल्ड लाइन्स फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी और लेजेंडरी अशिया जितने कीमती ना होते और गॉड्स डोमेन के खिलाड़ियों के ताकतवर बनने में मदद करने वाले बेहतरीन औजारों में से एक ना बनते। जैसे जैसे आर्कटिक बिल्ड लाइन डार्क आयरन बिल्ड लाइन के साथ जम होता रहा, सैफ अली ने अपने पूरे जिस्म में एक नाकाबिल बयान ताकत फैलती हुई महसूस की। ये ताकत पुरतशद्दुद और सर्द महसूस हो रही थी। ये एहसासात उसके अंदर घुल मिल रहे थे। अगर उसने जानबूझकर नाइट वॉकर्स कैप से अपना हाला न छुपाया होता तो फायर डांस और दीगर उसकी तब्दीली को महसूस कर लेते। 10 सेकंड के बाद सैफ अली के अंदर मौजूद तलातुम खेज ताकत पुरसुकून हो गई। जिस लम्हे ऐसा हुआ, सिस्टम के नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। सिस्टम मुबारक हो, अपने आर्कटिक बिल्ड लाइन और डार्क आयरन बिल्ड लाइन को कामयाबी के साथ जम कर लिया है। फ्रॉस्ट आयरन बिल्ड लाइन अब आपके साथ जड़ गया है। बेताबी से सैफ अली ने नतीजे में आने वाले बिल्ड लाइन का मुआयना किया। फ्रॉस्ट आयरन बिल्ड लाइन खिलाड़ी की करीबी लड़ाई की महारतों के साथ मुताबकत और रद्द अमल की रफ्तार में इजाफा करता है। बुनियादी तौर पर कुव्वत को बेहतर बनाता है, इसके बाद चुस्ती, बर्दाश्त, जोत और जहानत। तो ये एक जमशदा बिल्ड लाइन है। जैसे ही इसने फ्रॉस्ट आयरन बिल्ड लाइन की खुसूसियात का मुआयना किया, सैफ अली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने फर्ज किया था कि इंजमाम सिर्फ डार्क आयरन बिल्ड लाइन की मौरूसी खुसूसियात को बेहतर बनाएगा, न कि एक बिल्कुल नई सलाहियत को जन्म देगा। फ्रॉस्ट आयरन बिल्ड लाइन अमली तौर पर एडवांस्ड बिल्ड लाइन्स का मुकाबला कर सकता था। वाहिद असल फर्क बुनियादी खुसूसियात की कमी थी। खुशकिस्मती से लापता बुनियादी खुसूसियात सैफ अली के लिए इतनी अहम नहीं थी। वो बिल्ड लाइन की सलाहियत को कहीं ज्यादा अहमियत देता था, खास तौर पर फ्रॉस्ट आयरन बिल्ड लाइन की नई सलाहियत। रद्द अमल की रफ्तार में इजाफा खिलाड़ियों के लिए नुमायां तौर पर मददगार साबित होगा। बेहतर रद्द अमल की रफ्तार खास तौर पर राकेशों से लड़ते वक्त मुफीद होगी। खिलाड़ियों के बरक्स राकेशों के रद्द अमल की रफ्तार उनके लेवल के साथ बढ़ती रहती है। यही वजह है कि आला लेवल के राकेशों से निमटना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर खिलाड़ी अपनी रद्द अमल की रफ्तार को बेहतर बनाने का वाहिद तरीका अपनी बुनियादी खुसूसियात और जिस्मानी साख्त को बढ़ाना ही पाते थे, लेकिन इसके नतीजे में होने वाली बेहतरी मामूली होती थी। दरी असना वो हथियार और आलात जो बराह रास्त रद्द अमल की रफ्तार को बढ़ाते हैं, हासिल करना इंतहाई मुश्किल होता है। अब जबकि फ्रॉस्ट आयरन बिल्ड लाइन बिल्कुल वही कर सकता था, ये आसानी से इन एडवांस्ड बिल्ड लाइन्स से ज्यादा कीमती था जो खिलाड़ी डिवाइन शराइन से खरीद सकते थे। हैरत अंगेज, वाकई हैरत अंगेज। इस इजाफे के साथ मेरी रद्द अमल की रफ्तार बिल्कुल हकीकी दर्जा 3 की क्लासों जितनी तेज है। सैफ अली अपनी रद्द अमल की रफ्तार में तब्दीली महसूस करके खुश हो गया। दर्जा 3 का प्रमोशन क्विस्ट दर्जा 2 के वर्जन के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल था और खिलाड़ियों के नताइज उनकी मुस्तकबिल की तरक्की पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होंगे। सैफ अली ने उम्मीद की थी कि वो अपने दर्जा 3 के प्रमोशन क्विज से पहले एक एडवांस्ड बिल्ड लाइन हासिल कर लेगा ताकि अच्छे नताइज हासिल करने के अपने इम्कानात को बढ़ा सके। आखिरकार इसकी ब्लेड सेनेट क्लास गार्ड्स डोमेन की 10 अजीम सेनेट लीगेसीज में से एक थी और उसका प्रमोशन क्विस्ट दूसरी क्लासों के मुकाबले में कहीं ज्यादा चैलेंजिंग होगा।
अब जबकि इसके पास फरास्ट आयरन बिल्ड लाइन था, इसे अपने दर्जा 3 के प्रमोशन क्वेस्ट को मुकम्मल करने का कहीं ज्यादा भरोसा था। अगर ये बिल्ड लाइन इंजमाम के बाद इतना ताकतवर है तो 100 पॉइंट्स बिल्ड लाइन पावर के साथ तैयार होने के बाद ये कितना ताकतवर बन जाएगा। सैफ अली ने एक बार फिर बिल्ड लाइन का एट्रीब्यूट पैनल पढ़ा तो इस पर जोश तारी हो गया। बिल्ड लाइन पावर हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को उसे बिल्ड लाइन कर्चर्स या आर्के से निकालना पड़ता था। बदकिस्मती से साबिका गार्ड्स डोमेन में नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे। ऐसा लगता है कि मुझे थंडर गार्ड्स सीक्रेट लैंड को दरियाफ्त करने के लिए कुछ वक्त निकालना पड़ेगा। मामले पर सोचने के बाद सैफ अली ने फैसला किया कि थंडर गार्ड्स सीक्रेट लैंड में शिकार करना बिल्ड लाइन पावर जमा करने का सबसे काबिल एतमाद तरीका होगा। अगरचे वो जानता था कि चंद निचले दर्जे के बिल्ड लाइन कर्चर्स कहाँ मिल सकते हैं, लेकिन मैन गार्ड सिस्टम उसे ऐसी किसी खामी का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं देगा। निचले दर्जे के बिल्ड लाइन कर्चर्स से बिल्ड लाइन पावर निकालने के इसके इम्कानात बहुत कम होंगे। अपने इम्कानात बढ़ाने के लिए इसे थंडर गार्ड्स सीक्रेट लैंड में बिल्ड लाइन कर्चर्स का शिकार करना होगा। बदकिस्मती से खुफिया जमीन तक रसाई हासिल करना आसान नहीं था। इसे एंट्री पास की जरूरत होगी और अकेले खुफिया जमीन में दाखिल होना मुयस्सर नहीं होगा। इसे खिलाड़ियों के एक ग्रुप के लिए काफी एंट्री पासेस हासिल करने की जरूरत होगी। नतीजे के तौर पर सैफ अली ने मौत के समंदर में जीरो विंग की तरक्की को तरजीह देने का फैसला किया। ताहम उसने ये फैसला सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि वो थंडर गार्ड्स सीक्रेट लैंड के लिए एंट्री पासेस चाहता था। लेवल 100 के बाद मुख्तलिफ बड़ी ताकतें समंदर की तरफ मुतवज्जे होंगी क्योंकि वहां बहुत से वसाइल दस्तयाब हैं, और अगर जीरो विंग इस केक का हिस्सा चाहता है तो उसे जल्द अज जल्द मौत के समंदर में कदम जमाने होंगे। इस मकाम तक सोचते हुए सैफ अली की नजर अपने बैग में मौजूद ब्रोंज शॉप प्रमोशन ऑर्डर पर पड़ी और वॉन्डरस शॉप को जल्द अज जल्द अपग्रेड करने की इसकी ख्वाहिश बढ़ गई। अनमोल शहजादी के साथ अपनी शराकतदारी के जरिए हासिल करदा बहरी वसाइल जीरो विंग के लिए मौत के समंदर में खुद को कायम करने के लिए काफी नहीं होंगे, और जीरो विंग को अब भी स्टार लिंक की छेड़छाड़ से निपटना था। एक बार जब छापामार टीम ने आराम कर लिया, सैफ अली अपने साथियों के साथ व्हाइट रिवर सिटी वापस आ गया। चैप्टर 2246 ड्रैगन हार्ट सिटी में हलचल। स्टार मून किंगडम, व्हाइट रिवर सिटी। रोशनी की लहरों ने टेलीपोर्टेशन हॉल को रोशन कर दिया जब सैफ अली की टीम व्हाइट रिवर सिटी वापस आई। फ्रॉस्ट मोनार्क के छापे के बाद उन्होंने अपना तकरीबन तमाम स्टेमिना और इर्तिकाज खर्च कर दिया था। अगरचे उन्होंने पर्पल फ्रॉस्ट फील्ड में कुछ देर आराम किया था, लेकिन वो वाज़े तौर पर थके हुए थे। कितनी अजीब बात है, मैं शहर में वापस आ गई हूँ, फिर भी मेरा स्टेमिना ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये बमुश्किल बहाल हो रहा है। आबदा गाल ने अपनी जिस्मानी हालत पर तवज्जो मरकूज करते हुए बड़बड़ाया। फायर डांस, यंग तियानशीन और दीगर रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन ने भी ऐसा ही महसूस किया। एक बार जब खिलाड़ी रिफाइनमेंट रीलिम तक पहुंच जाते हैं तो वो अपने जिस्मों पर ज्यादा दुरुस्त कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, और जब उनके पास स्टेमिना की कमी होती है तो ये उनकी जिस्मानी कारकर्दगी पर लतीफ असर डालता है। लिहाजा रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन अपनी जिस्मानी हालत की बुनियाद पर महसूस कर सकते हैं कि उनके पास कितना स्टेमिना बाकी है। आमतौर पर जब खिलाड़ी किसी कस्बे या शहर में वापस आते हैं तो उनका स्टेमिना तेजी से बहाल होता है, फिर भी आबदा गाल और उसके साथियों का स्टेमिना बमुश्किल ही बदला था। उनके स्टेमिना की बहाली की शरह हैरत अंगेज तौर पर सुस्त थी। इसके बारे में फिक्र ना करें, यह सिर्फ बर्फ की ताकत का नतीजा है जिसने आपके जिस्मों को मुतासिर किया है। एक बार जब बर्फ की ताकत खत्म हो जाएगी तो आप मामूल पर आ जाएंगे, सैफ अली ने वजाहत की। न सिर्फ आला लेवल के नक्शे खतरनाक थे, बल्कि वो उन खिलाड़ियों पर देरपा मनफी असरात भी डालते थे जिन्होंने उन्हें दरियाफ्त करने की हिम्मत की थी। आला लेवल के नक्शों में भी पर्पल फ्रॉस्ट फील्ड को एक खास जगह समझा जाता था। बर्फ की ताकत के अलावा तवानाई की तमाम शक्लें नक्शे से निकाल दी गई थीं। न सिर्फ खिलाड़ियों का स्टेमिना मामूल से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म होगा अगर वो तवील अरसे तक नक्शे में रहेंगे, बल्कि उनके स्टेमिना की बहाली की शरह भी मुतासिर होगी। फ्रॉस्ट मोनार्क जैसे वर्ल्ड बॉस से लड़ना उनकी हालत को मजीद खराब कर देगा। उनकी मौजूदा हालत में इन खिलाड़ियों को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के लिए एक शहर में कम अज कम 10 घंटे आराम करने की जरूरत होगी। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तवील अरसे तक आराम करना पड़ेगा और हम कुछ और करने के काबिल नहीं होंगे? शाइस्ता ने माथे पर बिल डालते हुए पूछा।
उसने अभी फ्रास्ट बोन ड्रैगन हासिल किया था और वो इस फायदे को इस्तेमाल करने और आला लेवल के आलात का एक बड़ा जखीरा हासिल करने के लिए जल्द अज जल्द गैर दरियाफ्त शुदा आला लेवल के नक्शों में फील्ड बासेस को मारने के लिए एक टीम की क़ियादत करना चाहती थी। जीरो विंग के अहम अरकान इतने आला लेवल तक पहुंच गए थे, लेकिन उनके ज्यादातर हथियार और आलात नहीं पहुंचे थे। अगर उनके पास स्टार लिंक के साथ मुकाबले में जदीद तरीन हथियार और आलात होते तो अपनी जीत को यकीनी बनाना कहीं ज्यादा आसान होता। जी हां, लेकिन इसका कुछ नहीं किया जा सकता। आला लेवल के वसाइल के नक्शे अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। सैफ अली ने कंधे उचकाती हुए जवाब दिया, गॉड्स डोमेन में लेवल 100 तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। असल मुश्किल उनके लेवल के मुताबिक आला दर्जे के हथियार और आलात हासिल करने में थी। पर्पल फ्रॉस्ट फील्ड लेवल 90 के आला दर्जे के आलात हासिल करने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक थी। न सिर्फ इस नक्शे का अपना लेवल 90 का वर्ल्ड बास था, बल्कि यहाँ काफी ज्यादा लेवल 90 से जायद के मीथक बासिस भी थे। बदकिस्मती से पर्पल फ्रॉस्ट फील्ड जैसे नक्शों की अपनी खास तवानाई थी, इसलिए आला दर्जे के हथियारों और आलात के लिए मेहनत करना मामूल से भी ज्यादा मुश्किल था। हकीकत में पर्पल फ्रॉस्ट फील्ड का सख्त माहौल इस लेवल पर दस्तयाब मुख्तलिफ नक्शों के मुकाबले में नर्म था। कुछ माहौल तो खिलाड़ियों की जिस्मानी साख्त और बुनियादी खुसूसियात को भी मुतासिर करते थे। यही वजह थी कि सैफ अली की पिछली जिंदगी में गॉड्स डोमेन में मुख्तलिफ छोटी ताकतें और एडवेंचर टीमें जिंदा रही थीं। उनके माहौल की वजह से उन खास नक्शों में तवील अरसे तक मेहनत करना नामुमकिन था, और नतीजे के तौर पर मुख्तलिफ बड़ी ताकतें उन नक्शों के फील्ड बासिस पर इजारादारी कायम करने के काबिल नहीं रही थी। इन नक्शों पर गलबा हासिल करने के लिए गॉड्स डोमेन की बड़ी ताकतों को बहुत ज्यादा अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी। यही वजह थी कि सैफ अली ईश्वरा एडवेंचर टीम को तैयार करना चाहता था, इसे मजीद माहिर खिलाड़ियों को रागिब करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अगरचे जीरो विंग के पास एक नाकाबिल यकीन अहम फोर्स थी, लेकिन गिल्ड की दूसरी टीमें उनसे बहुत पीछे थीं। शाइस्ता और आबदा गाल के माथे पर बिल गहरे हो गए। इसका मतलब यह था कि उनके लेवल और सवारी के फवाइद इतने ज्यादा नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। फिलहाल आला दर्जे के हथियारों और आलात को जमा करने के बारे में भूल जाएं। आपको हमारे दूसरे अरकान को लेवल अप करने में मदद करनी चाहिए। एक बार जब बर्फ की ताकत के असरात खत्म हो जाएंगे तो आप टीम डंजन्स पर छापा मारने के लिए टीमें मुनज़्ज़म कर सकते हैं और हमारी छापा मार पेशरफ्त को तेज कर सकते हैं, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। आला दर्जे के हथियारों और आलात का एक बड़ा जखीरा जमा करना कोई आसान काम नहीं था। अगर ऐसा होता तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने खेल की छोटी ताकतों और एडवेंचर टीमों को कुचल दिया होता। वो लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों की परवरिश और वसाइल के लिए मेहनत करने पर इतनी तवज्जो भी ना देते। मैं फिर ऐसा ही करूंगी, वो शाइस्ता ने बेबसी महसूस की। इसके पास सैफ अली की तजवीज़ को कबूल करने और एक वक्त में एक कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनकी गुफ्तगू के बाद शाइस्ता और आबदा गाल जीरो विंग के बाकी अरकान के साथ टेलीपोर्टेशन हॉल से चली गईं। उन्होंने गिल्ड के अरकान को आला लेवल के नक्शों में पावर लेवल करने के लिए बाहर ले जाने का मंसूबा बनाया। दूसरी तरफ सैफ अली ने ईश्वरा के अरकान की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की तरफ क़ियादत की और उन्हें एडवांस्ड माना आर्मर कट्स, ऑलराउंड डिवाइसेस और दीगर इस्तेमाल की अशया से लैस कर दिया जो ट्रेडिंग फर्म सिर्फ अंदरूनी तौर पर फरोख्त करती थी। उसने मानूर और उसकी टीम को एडवेंचर टीम के अरकान की तरक्की की शरह बढ़ाने में मदद के लिए कुछ मुज़ाहमती आलात तैयार करने की हिदायत भी की। सैफ अली ने फिर एक खुसूसी फॉर्जन रूम तलाश किया और ईबीस पेंडेंट का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर टेलीपोर्ट किया। पलक झपकते ही सैफ अली ड्रैगन हार्ट सिटी के बैरूनी इलाके की एक गिली में नमूदार हुआ, लेकिन किसी वजह से ड्रैगन हार्ट सिटी सैफ अली के पिछले दौरे के मुकाबले में ज्यादा जानदार लग रहा था। इससे पहले शहर के बैरूनी इलाके में शायद ही कोई खिलाड़ी अपना वक्त गुजारता था, लेकिन अब उसने इस इलाके में खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद को देखा। मजीद ये कि इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी न्यूट्रल रेस के खिलाड़ी थे, इंसान नहीं। इतने ज्यादा न्यूट्रल खिलाड़ी यहाँ क्यों हैं? सैफ अली हैरान रह गया जब उसने देखा कि सड़क पर कितने न्यूट्रल खिलाड़ी घूम रहे। ये न्यूट्रल माहिरीन बहुत आला लेवल के थे, जिनमें से ज्यादातर लेवल 76 आई से ऊपर के थे। यहाँ तक कि काफी ज्यादा लेवल 78 के खिलाड़ी भी थे। आम खिलाड़ी खेल के इस मरहले पर अभी लेवल 72 और 73 तक पहुंचे थे, इसलिए इन न्यूट्रल खिलाड़ियों के लेवल हैरानकुन थे। यहाँ तक कि ज्यादातर बड़े गिल्ड्स के पैक एक्सपर्ट्स भी अभी इसी लेवल तक पहुंचे थे। दरी असना
ड्रैगन हार्ट सिटी मौत के समंदर के अंदरूनी इलाके में वाक़ था और करीब तरीन न्यूट्रल शहर बहुत दूर था। न्यूट्रल खिलाड़ियों की सिर्फ एक छोटी सी तादाद होनी चाहिए थी जो इतनी दूर सफर करने की जहमत करे। शहर में उस वक्त सिर्फ न्यूट्रल माहिरीन ही नहीं थे, वहां मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन के बड़े हुजूम और दूसरे और तीसरे दर्जे के गिल्ड्स के बहुत से लोग भी थे। जैसे ही सैफ अली ने गुजरते हुए खिलाड़ियों का मुशाहिदा किया, उसने एक मानूस ग्रुप को देखा। ये कोई और नहीं बल्कि तेविटफुल रेन और बिल्यू बूम्बो थी, जो गिल्ड से गायब रहना पसंद करती थी और वो मेलोडी और नानत हेवन के चंद दीगर अरकान की सोहबत में नजर आ रही थी। चूंकि सैफ अली अब भी ब्लैक फुलियम के रूप में था, तेविटफुल रेन और उसके साथियों ने इसे फौरन पहचान लिया। अब भी यहाँ हैं। बड़े भाई ब्लैक फुलियम बिल्यू बूम्बो जैसे ही सैफ अली को देखा, फौरन उसके पास चली आई। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम हाफ एल्फ मेलोडी ने सलाम किया। अब लोग यहाँ क्यों हैं? सैफ अली ने हैरत से पूछा। फेरी कंट्री, मेलोडी का आबाई मुल्क, ड्रैगन हार्ट आइलैंड से काफी फासले पर था। इतनी दूर सफर करना एक बड़ा चैलेंज था। और क्या आपको नहीं मालूम? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम मेलोडी ने सैफ अली को अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। क्या मालूम? सैफ अली ने पूछा। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमें खबर मिली है कि ड्रैगन हार्ट सिटी में मगरिबी बर्रे आज़म का एक रास्ता नमूदार हुआ है। तमाम मुख्तलिफ बड़ी ताकतें अपनी किस्मत आजमाने और ये देखने के लिए यहाँ आ रही हैं कि आया वो मगरिबी बर्रे आज़म तक पहुँच सकते हैं, मेलोडी ने वजाहत की। चैप्टर 2247 वॉन्डरर्स शॉप अपग्रेड हो गई। मगरिबी बर्रे आज़म का रास्ता। सैफ अली ये खबर सुनकर हैरान रह गया। गार्ड्स डोमेन दो अहम बर्रे आज़मों पर मुश्तमिल था जो एक बड़े फासले से अलग थे। यहाँ तक कि उड़ने वाली सवारी के साथ भी एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म तक सफर करने में कई दिन लगेंगे। सूरत हाल को मजीद खराब करने के लिए किसी का सामना बहुत से लेवल 180 और 200 से जायद के समुद्री राकेशों और उड़ने वाले राकेशों से होगा। सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान खिलाड़ियों के दर्जा 3 तक पहुंचने के बाद भी बहुत कम लोग बर्रे आज़मों के दरमियान सफर करने के काबिल थे। आमतौर पर खिलाड़ियों को टेलीपोर्टेशन अरेज खास रास्तों पर इन्हिसार करना पड़ता था जो कदीम जमाने से बाकी रह गए थे। स्टार लिंक को ही ले लें। गिल्ड ने यकीनन एक टेलीपोर्टेशन अरी हासिल कर लिया होगा जिसे सिर्फ वही जानता था। ताहम सैफ अली ने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान ड्रैगन हार्ट सिटी में मगरिबी बर्रे आज़म की तरफ जाने वाले किसी रास्ते के बारे में कभी नहीं सुना था। सैफ अली को यह भी यकीन था कि ऐसा इसके मालूमाती नेटवर्क की कमजोरी या उसके गिल्ड की उसे जानने में नाकामी की वजह से नहीं था। अगर शहर के बीच में कोई रास्ता नमूदार होता तो उसने बर्रे आज़म की हर ताकत को हिलाकर रख दिया होता। मौजूदा सूरत हाल इसका बेहतरीन सबूत थी। मशरकी बर्रे आज़म के मुख्तलिफ ममालिक और सल्तनतों के गिल्ड्स रास्ते के बारे में जानने के बाद ड्रैगन हार्ट सिटी की तरफ भाग रहे थे। यहाँ तक कि मुख्तलिफ न्यूट्रल ताकतें भी सफर कर रही थीं। इस रास्ते की दरियाफ्त के बारे में न जानना बहुत मुश्किल होता। दो अहम बर्रे आज़मों के दरमियान एक रास्ता नाकाबिल तसव्वुर मौक़े और दौलत की नुमाइंदगी करता था। दोनों बर्रे आज़मों की सकाफतें और तरक्याती अहदाफ मुख्तलिफ थे। यही वजह थी कि ना तो उन लीडिंग हार्ट और ना ही कुर्रिमुसिन एम्परर स्टार लिंक की माशी तरक्की का मुकाबला कर सके थे। मुझे सही तफसीलात के बारे में यकीन नहीं है। मैं यहाँ एक दोस्त के साथ आई हूँ जो सूरत हाल के बारे में मजीद जानने की कोशिश कर रहा है, मेलोडी ने वजाहत की। बड़े भाई ब्लैक फुलियम, क्यों ना आप हमारे साथ चलीं और इस रास्ते को देखें। रेन और मैंने बहुत सी जगहें दरियाफ्त की हैं, लेकिन हमने कभी मगरिबी बर्रे आज़म का दौरा नहीं किया। बिल्यू बूम्बो ने सैफ अली को दावत दी। मेरा दोस्त काफी अरसे से ड्रैगन हार्ट सिटी में है, इसलिए इसके ताल्लुकात और मालूमाती नेटवर्क काफी मुतासिर कुन है। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही हकायक मालूम कर लेगा, मेलोडी ने इत्तेफाक करते हुए कहा। उसने सैफ अली को भी अपने साथ शामिल होने की दावत देने पर गौर किया था, लेकिन किसी माकूल वजह के बगैर किसी दूसरे गिल्ड लीडर को मदऊ करना मुनासिब नहीं होगा। चूंकि बिल्यू बूम्बो ने इसे मदऊ करने में पहल की थी, इसलिए वो भी इस मौका से फायदा उठाकर नानत हेवन और जीरो विंग के दरमियान ताल्लुकात को फरोग दे सकती थी। जीरो विंग ने हाल ही में बहुत तरक्की की थी और उसकी वजह से फेरी कंट्री में डेथ गार्ड वर्कशॉप काफी हद तक पुरसुकून हो गई थी, जिससे नानत हेवन को अमन के साथ तरक्की करने का मौका मिला। चूंकि सैफ अली वाज़े तौर पर मगरिबी बर्रे आज़म के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए वो इस मौका को एक एहसान कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। ठीक है,
लेकिन मेरे पास कुछ मामलात हैं जिन्हें आप लोगों के साथ शामिल होने से पहले देखना है, सैफ अली ने मामले पर सोचने के बाद कहा। मगरबी बर्रे आज़म का रास्ता वाकई एक पुरकशिश मसला था। अगर वो इतनी जल्दी मगरबी बर्रे आज़म का दौरा कर सकता तो जीरो विंग लामुतनाही दौलत और वसाइल तक रसाई हासिल कर सकता था। चूंकि मेलोडी इस पर एहसान करने की कोशिश कर रही थी, मुमकिना तौर पर बदले में एक एहसान हासिल करने के लिए, इसलिए उसे इस सूरत हाल का फायदा उठाने में कोई एतराज नहीं था। ये कोई मसला नहीं होगा। बहरहाल मेरे दोस्त को अभी तहकीकात के लिए कुछ वक्त दरकार है। हम इस दौरान शहर के इस इलाके में घूमते फिरेंगे, मेलोडी ने कहा। जब इसने सैफ अली का जवाब सुना तो वो खुफिया तौर पर खुश हुई। जीरो विंग पहले ही एक गिल्ड के तौर पर नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत था और मुस्तकबिल में एक सुपर पावर बनने की तकरीबन जमानत थी। अगर नानत हेवन अब गिल्ड के साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर लेता है तो नानत हेवन को बाद में सिर्फ फायदा ही होगा। एक बार जब सैफ अली और दीगर ने बाद में मिलने की जगह पर इत्तेफाक कर लिया तो वो वॉन्डरर्स शॉप की तरफ भागा। रास्ते की खबर की वजह से वो सड़क जिस पर वॉन्डरर्स शॉप वाक़ई थी, जो सैफ अली के पिछले दौरे के दौरान वीरान थी, खिलाड़ियों से भरी हुई थी। हर कोई मगरबी बर्रे आज़म के इस पुरस्रार रास्ते के बारे में मजीद जानने के लिए यहाँ मौजूद था। अगरचे मैं हैरान हूं कि किसी ने रास्ता दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन इसने मुझे दुकान की तरफ गाहकों को रागिब करने की बहुत सी परेशानियों से बचा लिया है। एक सरसरी नजर के साथ सैफ अली को एहसास हुआ कि सड़क पर मौजूद ज्यादातर खिलाड़ी माहिरीन थे। ये माहिर खिलाड़ी या तो गिल्ड से थे या मारूफ एडवेंचर टीमों से। कुदरती तौर पर उनके पास आम माहिरीन के मुकाबले में ज्यादा मजबूत मालूमाती नेटवर्क होंगे। सैफ अली वॉन्डरर्स शॉप को अपग्रेड करने के बाद गाहकों को रागिब करने के बारे में फिक्रमंद था। काफी गाहकों के बगैर वो ब्लैक मार्केट टेलीपोर्टेशन स्लॉट्स को अच्छी कीमत पर फरोख्त करने के काबिल नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता था कि अब उसे इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो फौरन अपनी वॉन्डरर्स शॉप में दाखिल हुआ। वॉन्डरर्स शॉप की कल 3 मंजिलें थीं और इमारत खुद काफी पुरानी थी। फिलहाल जो अशिया ये फरोख्त करती थी वो बहुत कम कीमत की थी। यहां तक कि आम खिलाड़ी भी इन अशिया में दिलचस्पी नहीं लेंगे, माहिर खिलाड़ियों की तो बात ही अलग है। दुकान में इस वक्त वाहिद गाहक NPCs थे और जब सैफ अली ने रोजाना की लेन देन का हजम चेक किया तो वो बहुत कम था। सिस्टम ब्रॉन्ज शॉप प्रमोशन ऑर्डर का पता चला। क्या आप वॉन्डरर्स शॉप को अपग्रेड करना चाहते हैं? अपग्रेड। सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के दुकान को अपग्रेड करने का इंतखाब किया। सैफ अली के बैग में मौजूद ब्रॉन्ज शॉप प्रमोशन ऑर्डर रोशनी के जर्रात में तब्दील होकर गायब हो गया। जैसे ही ऐसा हुआ, दुकान खुद बदलने लगी। दुकान के बाहर से तब्दीलियां नजर नहीं आ रही थीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वॉन्डरर्स शॉप एक तब्दीली से गुजरी। अगरचे दुकान की पहली मंजिल अब भी पुरानी और बोसीदा लग रही थी, लेकिन सिस्टम ने पुरानी कचरा अशिया को बदल दिया। अब शेल्फोहे में जादुई औजार थे जो माहिर खिलाड़ियों को भी मुतासिर कर सकते थे, बशमूल दर्जा 2 के जादुई स्क्रूलिज। मुख्तलिफ नई अशिया में से एक ने सैफ अली को हैरान कर दिया। स्प्रिट स्टोन। स्प्रिट स्टोन एक खास किस्म का कीमती पत्थर था, एक इस्तेमाल की चीज। ये नाकाबिल यकीन हद तक नायाब था और जब उसे पहना जाता तो ये खिलाड़ियों के माना के इदराक को बेहतर बनाता। बेहतर माना इदराक जिस्मानी क्लास के खिलाड़ियों के लिए बेकार होगा, लेकिन जादुई क्लास के खिलाड़ियों के लिए स्प्रिट स्टोन एक अनमोल खजाना था। उनका माना इदराक बराह रास्त उनकी जादू की तकमील की शरह को मुतासिर करता था। महारतों के बरक्स जादू करने के लिए जिस्मानी हरकत पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता था। इसके बजाय ये माना पर खिलाड़ियों के कंट्रोल पर इन्हिसार करता था। कुदरती तौर पर मजबूत माना इदराक रखने वाले जादूगर का अपने जादू पर बेहतर कंट्रोल होगा। एक बार जब गार्ड्स डोमेन के जादुई क्लास के खिलाड़ियों को स्प्रिट स्टोन का पता चल जाएगा तो वो इसके लिए दीवाने हो जाएंगे। ताहम जब सैफ अली ने स्प्रिट स्टोन की कीमत देखी तो उसे पसीना आ गया। हर स्प्रिट स्टोन की कीमत दर हकीकत 400 कदीम सोना थी। स्प्रिट स्टोन एक इस्तेमाल की चीज थी और 7 दिन के इस्तेमाल के बाद गायब हो जाती थी, लेकिन नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर माहिरीन को भी 400 कदीम सोना कमाने के लिए कई महीने दरकार होंगे। जैसा कि ब्लैक मार्केट से तवक्को थी, कीमतें सब धोखाधड़ी पर मबनी है। सैफ अली को एहसास हुआ कि सिर्फ वॉन्डरर्स शॉप के जरिए कदीम सोना कमाना इतना आसान नहीं होगा जितना इसने उम्मीद की थी। अगरचे वॉन्डरर्स शॉप का सामान हैरत अंगेज था, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी इसमें से कुछ भी खरीदने के काबिल होंगे।
जहां तक ब्लैक मार्केट टेलीपोर्टेशन स्लॉट्स का ताल्लुक है, 2 स्टार दुकान हर रोज सिर्फ 20 स्लॉट्स फरोख्त करेगी और हर स्लॉट की कम अज कम कीमत 200 कदीम सोना थी, जिसका 10% दुकान के मालिक को जाएगा। अगर तमाम 20 कम अज कम कीमत पर फरोख्त हो जाएं, तब भी सैफ अली हर रोज वॉन्डरर्स शॉप से 400 कदीम सोना कमाएगा। ये एक गैर मामूली रकम थी। खिलाड़ी खुशकिस्मत होंगे अगर वो हर रोज आम 2 स्टार किरियाना की दुकानों या लोहार की दुकानों से 200 कदीम सोना कमा सकें। दूसरी तरफ वॉन्डरर्स शॉप के साथ एक खिलाड़ी सिर्फ टेलीपोर्टेशन स्लॉट्स के जरिए इससे दुगना कमा सकता था, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे दुकान की आमद और रफ्त और लेन देन का हजम बढ़ेगा, मजीद टेलीपोर्टेशन स्लॉट्स खरीदारी के लिए दस्तयाब हो जाएंगे, जिससे दुकान की कल आमदनी में इजाफा होगा। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स वॉन्डरर्स शॉप के मालिक बनने के लिए इतनी बेचैन क्यों थीं। हर वॉन्डरर्स शॉप सोने की कान है। इन दुकानों में से एक से रोजाना का मुनाफा ग्रेविटी माउंटेन रेंज में नए कब्जे में लिए गए किले की आमदनी के 5वें हिस्से का मुकाबला कर सकता है। जैसे ही सैफ अली ने दुकान का सामान देखा, उसने अंदाजा लगाया कि अगर फरोख्त अच्छी रही तो वो रोजाना 500 कदीम सोना कमा सकता है। यहां तक कि ड्रैगन हॉट सिटी में अच्छी तरह से कायम फर्स्ट रेट ताकतें भी रोजाना सिर्फ इतना ही कदीम सोना कमाती थीं। जहां तक ग्रेविटी माउंटेन रेंज के किलों का ताल्लुक है, खिलाड़ी सिर्फ अपनी मर्जी से किसी पर कब्जा नहीं कर सकते थे। दूसरे किलों के बरक्स, एक ताकत को ग्रेविटी माउंटेन रेंज के किलों की तवील मुद्दती हिफाजत के लिए बड़ी तादाद में माहिरीन की जरूरत होगी। राकेशों के गौल हर रोज किलों पर हमला करेंगे और किला चलाने के लिए दरकार अफरादी कुव्वत कोई मामूली बात नहीं थी। यहां तक कि आम सुपर पावर्स के पास भी उन किलों में से किसी एक को महफूज बनाने और उससे फायदा उठाने के लिए जरूरी ताकत नहीं होगी। इसके मुकाबले में वॉन्डरर्स शॉप बगैर किसी खतरे के नए कब्जे में लिए गए किले की आमदनी का 5वां हिस्सा पैदा कर सकती थी। सिस्टम वॉन्डरर्स शॉप को अपग्रेड कर दिया गया है। क्या आप उसे आवाम के लिए खोलना चाहते हैं? चैप्टर 2248 सियादिल दुकान। सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनने के बाद सैफ अली ने फौरन वॉन्डरर्स शॉप को आवाम के लिए खोलने पर इत्तेफाक किया। अगरचे 2 स्टार की हैसियत में अपग्रेड करने के बाद मजीद एनपीसी अमला रखना और दुकान की तज़ीन व आराइश करना मुमकिन था ताकि ज्यादा ग्राहकों को रागिब किया जा सके, लेकिन सैफ अली के पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं थे। इसके पास सिर्फ 1000 कदीम सोना बाकी था और ड्रैगन हॉट सिटी में हर चीज और सर्विस की कीमत कदीम सके में थी। खिलाड़ियों को वर्ल्ड टावर में दाखिल होने के लिए भी अदायगी करनी पड़ती थी। वर्ल्ड टावर की पहली मंजिल में दाखिल होने के लिए, जहां ग्रेविटी माउंटेन रेंज वाक़ थी, एक टीम को फी खिलाड़ी 5 कदीम तांबा अदा करना पड़ता था। अगर कोई वर्ल्ड टावर की दूसरी मंजिल को दरियाफ्त करना चाहता है तो उसकी कीमत फी खिलाड़ी 1 कदीम सोना होगी। ड्रैगन हॉट सिटी में खाना पीना भी बहुत महंगा था, ताहम ये एक नागुज़ीर खर्चा था क्योंकि ड्रैगन हॉट सिटी में खाना पीना स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली को तेज करता था। इसके साथ साथ अदरवर्ल्ड एनर्जी को भी निकालता था, जिसने खिलाड़ियों के जिस्मों को मुतासिर किया होता था, जिससे खिलाड़ी जल्द वर्ल्ड टावर में दोबारा दाखिल हो सकते थे। यही वजह थी कि छोटी ताकतें ड्रैगन हॉट सिटी में जिंदा नहीं रह सकती थीं। बसूरत दीगर, वर्ल्ड टावर खिलाड़ियों से भरा होता क्योंकि ये लेवल अप करने और वसाइल हासिल करने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। खिलाड़ियों को आला लेवल के नक्शों तक सफर करने में घंटों ज़ाय करने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही खुद को अजीब व गरीब तवानाइयों का निशाना बनाना पड़ता। सैफ अली ने मुस्तकबिल करीब में जीरो विंग के अरकान को ड्रैगन हॉट सिटी में तरक्की करने के लिए लाने का मंसूबा बनाया था, इसलिए वो पैसे ज़ाय करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। सबसे अहम बात यह थी कि उसे वॉन्डरर्स शॉप को बरकरार रखने के लिए हर 10 दिन में एक बार 3000 कदीम सोना अदा करना पड़ता था। बेहतर यही था कि दुकान जल्द अज जल्द कारोबार शुरू कर दे। वॉन्डरर्स शॉप के अवाम के लिए खिलने के कुछ ही देर बाद एक एनपीसी अपनी चीज फरोख्त करने के लिए दुकान में दाखिल हुआ। हैरत अंगेज तौर पर वो एनपीसी दर्जा 2 की महारत की किताब फरोख्त कर रहा था। बदकिस्मती से इसकी मांगी गई कीमत 60 कदीम सोना थी। इस एनपीसी के दुकान में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद खिलाड़ियों ने इसकी दहलीज उबूर करना शुरू कर दी। इन खिलाड़ियों का इरादा सिर्फ विंडो शॉपिंग का था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दस्तयाब सामान देखा वो मुंजमद हो गए, उनके पांव जमीन से चिपक गए। लानत है, क्या ये रिसोरिकेशन स्करोल नहीं है? ये तो सल्तनतों के नीलाम घरों में भी नायाब है। आखिरी बार जो मैंने देखा था वो 200 सोने में फरोख्त हुआ था, फिर भी ये जगह इसे सिर्फ 50 सोने में फरोख्त कर रही है।
जरा गौर से देखो, इसकी कीमत कदीम सोना है, आम सोना नहीं। जब खिलाड़ियों ने दुकान का सामान देखा तो उनकी आंखें जोश से चमक उठीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने दर्ज कीमतें देखीं, वो जोश गायब हो गया। मरूफ एडवेंचर टीम के माहिरीन 50 सोना बचा सकते थे, लेकिन अगर वो अपने पास मौजूद हर चीज फरोख्त कर दें, तब भी उनके पास 50 कदीम सोना नहीं होगा। फिर भी वॉन्डरर्स शॉप की हर चीज की कीमत कदीम सोना थी। जब सैफ अली ने इस ग्रुप को वॉन्डरर्स शॉप की सियादिल कीमतों पर बद्दुआएं देते हुए सुना, तो वो अपना सर हिलाए और मुस्कुराए बगैर ना रह सका। उसने माजी में भी ऐसा ही महसूस किया था। दूसरे दर्जे के गिल्ड का लीडर होने के बावजूद वॉन्डरर्स शॉप का सामान उसके लिए बहुत महंगा था। कहने की जरूरत नहीं कि एडवेंचर टीम के अरकान का हाल इससे बेहतर नहीं होगा। सैफ अली फिर दुकान से निकला और मेलोडी और दीगर से मिलने के लिए तयशुदा मुलाकात की जगह की तरफ भागा। चूंकि वॉन्डरर्स शॉप अब कारोबार के लिए खिली थी, इसलिए यह सिर्फ वक्त की बात थी कि शहर की मुख्तलिफ बड़ी ताकतें इसे दरियाफ्त कर ले। इसे ब्लैक मार्केट टेलीपोर्टेशन स्लॉट्स की फरोख्त के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। उसने दुकान के पास 500 कदीम सोना भी छोड़ा था और उसके एनपीसी अमले को एपिक मवाद खरीदने की हिदायत की थी। उसने एनपीसीज की दीगर अशिया को मुस्तरद करने का फैसला किया क्योंकि वो इस वक्त उनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। वो सिर्फ वॉन्डरर्स शॉप के जरिए आहिस्ता आहिस्ता कदीम सोना जमा कर सकता था। चंद मिनटों के बाद सैफ अली शहर के अंदरूनी इलाके के एक बार में पहुंचा। बार का नाम ब्लू रोज था और जैसे ही वो पहुंचा, उसने मेलोडी के ग्रुप को एक लेवल 79 के टाइगर कुन बर्जरकर के साथ खुशी से बातें करते हुए पाया। न सिर्फ ये टाइगर कुन बर्जरकर बहुत आला लेवल का था, बल्कि इसके आलात भी काफी मुतासिर कुन थे। बर्जरकर ने इस वक्त रीजन पिंशमिनट सीट पहना हुआ था, जो लेवल 75 का फाइन गोल्ड सीट आलात था। इसके 2 हाथ वाले कुल्हाड़े से भी वो चमक निकल रही थी जो एपिक अशिया के लिए मखसूस है। वो जो वहशियाना और ताकतवर हाला फैला रहा था, वो फर्स्ट रेट गिल्ड्स के पैक एक्सपर्ट्स को भी डराने के लिए काफी था। मजीद ये कि सैफ अली टाइगर कुन की हरकत से बता सकता था कि वो रिफाइनमेंट रिलिम का माहिर है। टाइगर कुन बर्जरकर की ताकत मेलोडी से भी ज्यादा थी। बड़े भाई ब्लैक फुलियम, क्या अपने अपने मामलात निपटा लिए हैं? ब्लू बूम्बो ने सैफ अली को बार में दाखिल होते देखकर पूछा। जी हाँ, वो हो गए हैं, सैफ अली ने सर हिलाया। अब बिल्कुल वक्त पर आए हैं। यहां मैं आपका तारुफ करवाती हूं। ये मेरा दोस्त है, स्वीमिंग ड्रैगन। वो ड्रैगन राइडर्स एडवेंचर टीम का कमांडर है, मेलोडी ने कहा। वो फिर स्वीमिंग ड्रैगन की तरफ मुड़ी और बात जारी रखी। ये जीरो विंग का गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम है। तो अब वो मशहूर सौरुड किंग है। स्वीमिंग ड्रैगन ने हैरत से सैफ अली की तरफ देखा। चूंकि ड्रैगन राइडर्स बुनियादी तौर पर ड्रैगन हॉट आइलैंड पर काम करते थे, इसलिए स्वीमिंग ड्रैगन अपने होम बीस से बाहर के गिल्ड्स और माहिरीन से खास तौर पर वाकिफ नहीं था। ताहम गार्ड्स डोमेन एक्सपर्ट्स लिस्ट के टॉप 50 माहिरीन की बात अलग थी। मजीद ये कि सैफ अली का रैंक हाल ही में एक्सपर्ट्स लिस्ट में बढ़ा था। ताज़ा तरीन शुमारे में सैफ अली 14वें नंबर पर था। इस शख्स को नजरअंदाज करना मुश्किल था। अगरचे गार्ड्स डोमेन एक्सपर्ट्स लिस्ट किसी माहिर की ताकत का वाज़े इशारा नहीं थी, लेकिन जो लोग आला रैंक हासिल कर सकते थे वो यकीनी तौर पर गैर मामूली थे। ताहम सैफ अली स्वीमिंग ड्रैगन के सामने बैठते हुए किसी औसत शख्स से मुख्तलिफ नहीं लग रहा था। अगर मेलोडी के तारुफ के लिए ना होता तो वो गिल्ड लीडर को एक आम खिलाड़ी समझकर मुस्तरद कर देता। वो इस पुरवकार हाले को महसूस नहीं कर सकता था जो ताकतवरों की पहचान होता है। दर हकीकत सैफ अली का हाला काफी कमजोर महसूस हो रहा था। हेलो, सैफ अली ने हल्का सा सर हिलाते हुए जवाब दिया। मुख्तसर तारुफ के बाद स्वीमिंग ड्रैगन ने ग्रुप को इस बारे में आगाह किया जो उसने मगरिबी बर्रे आजम के रास्ते के बारे में सीखा था। ताहम सब की मायूसी के लिए रास्ता दर हकीकत मौजूद नहीं था। खिलाड़ियों ने ड्रैगन हॉट आइलैंड से थोड़े फासले पर सिर्फ एक किंग क्लास समुद्री राकुशस दरियाफ्त किया था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने जो दरियाफ्त किया था उसकी बुनियाद पर इस समुद्री राकुशस के पास एक टेलीपोर्टेशन पत्थर गिराने का मौका था जो खिलाड़ियों को मगरिबी बर्रे आजम तक पहुंचा सकता था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने सिर्फ इसलिए खबर फैलाई थी क्योंकि किंग क्लास समुद्री राकुशस कितना ताकतवर था। इस किंग क्लास की हिफाजत करने वाले ताकतवर समुद्री राकुशों का एक ग्रुप भी था और किंग क्लास समुद्री राकुशस को मारने के लिए 2 से ज्यादा सुपर पावर्स की जरूरत होगी। लिहाजा मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने छापे के लिए मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की ताकत इस्तेमाल करने का इरादा किया था।
जब उन्हें ये मालूम हुआ तो ड्रैगन हॉट सिटी में जमा होने वाली मुख्तलिफ बहरी ताकतें किंग क्लास समुद्री रॉकुशस के करीब तरीन जजीरे की तरफ भागीं। वो छापा तब शुरू करेंगे जब उनके पास काफी मजमूई जंगी ताकत होगी। स्वीमिंग ड्रैगन ने ये देखने के लिए छापे में शामिल होने के अपने इरादों का इजहार किया था कि आया वो इसका कुछ हिस्सा हासिल कर सकता है। मेलोडी का ग्रुप भी उसे देखने में दिलचस्पी रखता था। कुदरती तौर पर सैफ अली इस मौका से इनकार नहीं करेगा और उसने स्वीमिंग ड्रैगन और दीगर के साथ जजीरे का सफर करने का फैसला किया। यहाँ कितने ज्यादा लोग हैं? बिल्यू बूम्बो बंदरगाह में जहाजों की तादाद देखकर हैरान रह गई। ड्रैगन हॉट सिटी की बंदरगाह में आमतौर पर बहुत से जहाज होते थे, लेकिन इस वक्त मामूल से कम अज कम 10 गना ज्यादा जहाज थे। सिर्फ बंदरगाह से निकलना ही एक चैलेंज था। जहाज के जरिए ट्रिनिकोल माइन आइलैंड तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। ड्रैगन हॉट सिटी के पास एक मखसूस ट्रांसपोर्ट जहाज है जो इस जजीरे तक सफर करता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट जहाज लेंगे तो सफर आसान होगा, स्वीमिंग ड्रैगन ने कहा। पहले ही मैंने किसी से हमारी टिकटें खरीदने को कहा है। हम बराह रास्त ट्रांसपोर्ट जहाज पर सवार हो सकते हैं। ऐसा कहने के बाद स्वीमिंग ड्रैगन सैफ अली और दीगर को ट्रांसपोर्ट जहाज के डॉक पर ले गया। खिलाड़ी डॉक शदा ट्रांसपोर्ट जहाज के गिर्द जमा थे। हर कोई सवार होने का इंतजार कर रहा था। किसी और चारा के बगैर सैफ अली और उसके ताजा तरीन साथियों ने सब्र से लाइन में इंतजार किया। आधे घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद सैफ अली के ग्रुप के जहाज पर सवार होने का वक्त आ गया था, लेकिन अचानक 2 मजबूत आदमी उनके पास आए। इन खिलाड़ियों में से एक लेवल 78 का था, जबकि दूसरा लेवल 79 का था। जब आसपास के खिलाड़ियों ने इन आदमियों को देखा तो वो फौरन रास्ते से हट गए और उनकी आंखों में आंखें डालने से बचने की पूरी कोशिश की। इन दोनों माहिरीन का ड्रैगन हॉट सिटी में ताकतवर पस मंजर था और आम माहिरीन उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। स्वीमिंग, मैंने सुना है कि तुमने जहाज पर सवार होने के लिए टिकटें खरीदी हैं। वो मुझे दे दो, मैं जल्दी में हूं, लेवल 78 के शील्ड वॉरियर ने स्वीमिंग ड्रैगन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। पुरसुकून रहूं, मैं सिर्फ तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं बाद में एहसान वापस कर दूंगा। तुम बहुत देर कर चुके हो आयरन हैंड, मैं पहले ही अपनी टिकटें दे चुका हूं, स्वीमिंग ड्रैगन ने सर हिलाते हुए कहा। क्या इससे फर्क पड़ता है? लोगों को बदलना आसान है। मुझे बताओ वो कौन है और मैं उनसे बात कर लूंगा। मुझे यकीन है कि वो खुशी से मुझे अपनी टिकटें देने पर राजी हो जाएंगे, आयरन हैंड नामी शील्ड वॉरियर ने हंसते हुए कहा। चैप्टर 2249 तूफानी सूरत हाल। आयरन हैंड की बातों पर स्वीमिंग ड्रैगन का चेहरा उतर गया। मजाक बंद करो आयरन हैंड। ड्रैगन राइडर्स एडवेंचर टीम हेवेंस ब्लेड के मातहत काम कर रही है, स्वीमिंग ड्रैगन ने वार्निंग दी। शील्ड वॉरियर, आयरन हैंड कोई मामूली शख्स नहीं था। स्वीमिंग ड्रैगन की तरह आयरन हैंड भी सिर्फ रिफाइनमेंट रिलेम का माहिर था। ताहम इस शख्स के पीछे A9 सिनेक्स एडवेंचर टीम खड़ी थी। ड्रैगन हॉट आइलैंड पर बहुत सी ताकतें काम करती थीं और मुख्तलिफ एडवेंचर टीमें एक बड़े हिस्से पर हुकूमत करती थीं। कुदरती तौर पर जजीरे की टॉप 10 एडवेंचर टीमें सबसे आगे थीं। ये 10 एडवेंचर टीमें इंतहाई ताकतवर थीं और उन्हें मुख्तलिफ कारपोरेशंस का ताउन हासिल था। वो अशराफिया के रास्ते पर चलती थीं और उनके पास बड़ी तादाद में काबिल माहिरीन थे। ताकत के लिहाज से ये टॉप 10 एडवेंचर टीमें ड्रैगन हॉट आइलैंड के मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स से भी ज्यादा मजबूत थीं। दरी असना 9 सिनेक्स टॉप 10 एडवेंचर टीमों में से एक थी। ड्रैगन हॉट आइलैंड पर 9 सिनेक्स की पोजीशन की वजह से एडवेंचर टीम के अरकान खास तौर पर मगरूर थे। बदकिस्मती से बहुत कम खिलाड़ियों और ताकतों के पास 9 सिनेक्स को उसकी जगह दिखाने की ताकत थी। नतीजे के तौर पर ड्रैगन हॉट आइलैंड पर ज्यादातर एडवेंचर टीमें और आजाद खिलाड़ी 9 सिनेक्स के अरकान से जितना मुमकिन हो बचने की कोशिश करते थे। मौत के समंदर की सूरत हाल खुश्की जैसी नहीं थी। यहाँ न सिर्फ मुकाबला इंतहाई शदीद था, बल्कि मरने के नताइज भी ज्यादा संगीन थे। खुश्की पर अगर खिलाड़ी मारे जाते तो वो सिर्फ आलात का एक टुकड़ा और एक लेवल खो देते। ताहम समंदर में कोई अपना जहाज खो देता। ये जहाज बहरी खिलाड़ियों की बका की किलीद थे। जहाज के बगैर बहरी खिलाड़ियों की तरक्की रुक जाती। यकीनन चूंकि ड्रैगन राइडर्स भी एक मरूफ एडवेंचर टीम थी, इसलिए इसने बहुत सी ताकतवर एडवेंचर टीमों की तवज्जो हासिल की थी। नतीजे के तौर पर ड्रैगन राइडर्स तहफ्फुज़ के लिए
इन एडवेंचर टीमों में से एक के साथ इत्तेहाद कर सकती थी। जिस एडवेंचर टीम के साथ ड्रैगन राइडर्स ने इत्तेहाद करने का इंतखाब किया था वो कोई और नहीं बल्कि हेवेंस ब्लेड एडवेंचर टीम थी। 9 सिनेक्स की तरह हेवेंस ब्लेड भी ड्रैगन हॉट आइलैंड की टॉप 10 एडवेंचर टीमों में से एक थी। तुम्हें लगता है कि हेवेंस ब्लेड इतनी जबरदस्त है? क्या तुम जानते हो कि मेरे साथ ये माहिर कौन है? आयरन हैंड ने तंज करते हुए पूछा। ये वॉर बिल्ड एडवेंचर टीम का नया तरक्की याफ्ता टीम लीडर सुनवी आफ्टर गुलू है। वो वॉर बिल्ड का वो जीनियस है। स्विमिंग ड्रैगन का तस्सुर संजीदा हो गया जब इसने आयरन हैंड के साथ खड़े थोड़े मगरूर नजर आने वाले लेवल 79 के बर्जर नौजवान की तरफ देखा। ड्रैगन हॉट आइलैंड पर अमली तौर पर हर एडवेंचर टीम सुनवी आफ्टर गुलू का नाम जानती थी। वो शख्स सिर्फ 22 साल की उम्र में वॉर बिल्ड एडवेंचर टीम के टीम लीडर्स में से एक बन गया था। वॉर बिल्ड ड्रैगन हॉट आइलैंड पर तीसरे नंबर की एडवेंचर टीम थी और मजमूई तौर पर ये 9 सिनेक्स और हेवेंस ब्लेड से भी ज्यादा मजबूत थी। दर हकीकत दोनों एडवेंचर टीमें मिलकर भी वॉर बिल्ड का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। ये कहना कोई मुबालगा आराई नहीं थी कि वॉर बिल्ड एक सुपर पावर जितनी मजबूत थी। यकीनन इसका टीम लीडर बनने के लिए किसी को पैक एक्सपर्ट होना पड़ता था। दुरुस्त, और हम जल्दी में हैं। हमारे पास तुम्हारे साथ जाया करने के लिए वक्त नहीं है, आयरन हैंड ने चढ़कर कहा। इसकी नजर फिर सैफ अली और दीगर की तरफ मुड़ी और उसने कहा, मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा। तुम लोग स्विमिंग ड्रैगन के दोस्त होगे, है ना? मैं सीधी बात करूंगा, मुझे अपनी 2 टिकटें दे दो। अगर कोई ड्रैगन हॉट आइलैंड पर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो तुम उन्हें हमारा नाम दे सकते हो। सब कुछ कहने और करने के बाद स्विमिंग ड्रैगन हेवेंस ब्लेड की मातहत एडवेंचर टीमों में से एक ड्रैगन राइडर्स की कमांड करता था, इसलिए आयरन हैंड इससे इसकी टिकट नहीं ले सकता था। ताहम इसे इसके साथियों में से किसी एक की टिकट लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। जब करीबी खिलाड़ियों ने आयरन हैंड का मुतालबा सुना तो उन्होंने सैफ अली के ग्रुप को रश्क भरी नजरों से देखा। आयरन हैंड का एहसान हासिल करना एक टिकट की कीमत के बराबर था। सुनवी आफ्टर गुलू की तो बात ही अलग है। मौत के समंदर में पीवीपी खुश्की के मुकाबले में ज्यादा आम थी और काफी ताकत के बगैर यहां जिंदा रहना नामुमकिन होगा। अगर किसी को आयरन हैंड या सुनवी आफ्टर गुलू जैसे वीआईपी का तहफ्फुज हासिल हो तो वो बगैर किसी फिक्र के ड्रैगन हॉट आइलैंड पर तरक्की कर सकते थे। वाहिद मसला अपनी टिकटें देकर अपनी साख को पहुंचने वाला धचका था। बदकिस्मती से स्विमिंग ड्रैगन उसके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था। अगर आयरन हैंड अकेला होता तो शायद ये मसला ना होता, लेकिन वो सुनवी आफ्टर गुलू को नाराज करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। हेवेंस ब्लेड शायद इस नौजवान से इसे नहीं बचाएगी। ताहम मेलोडी और दीगर उसके दोस्त थे और वो किसी को उनकी टिकटों के लिए उन्हें हरासा करने की इजाजत नहीं दे सकता था। जैसे ही स्विमिंग ड्रैगन अपनी टिकट पेश करने वाला था, सैफ अली, जो पूरी गुफ्तगू के दौरान खामोश रहा था, ने अपना मुंह खोला और धाड़ा, दफ हो जाओ। एक लफ्ज के साथ पूरे इलाके में खामोशी छा गई। यहां तक कि एडवेंचर टीम के माहिर खिलाड़ी जो तवज्जो नहीं दे रहे थे, खुशी से आपस में बातें कर रहे थे, रुक गए और सैफ अली की तरफ मुड़े। ये सूरत-ए-हाल नजरअंदाज करने के लिए बहुत चौंका देने वाली थी। क्या इस शख्स का दिमाग चल गया है? इसकी शक्ल देखकर लगता है कि वो ड्रैगन हॉट सिटी में नया है। वो शायद नहीं जानता कि सुनवी आफ्टर गुलू कौन है। मुख्तलिफ एडवेंचर टीम के खिलाड़ी पहले ही 9 सिनेक्स के अरकान के दिखाए जाने वाले गुरूर के आदी थे। मजीद ये कि ड्रैगन हॉट आइलैंड पर 9 सिनेक्स का असर और रसूख हाल ही में मजबूत हो रहा था। आधा दिमाग रखने वाला कोई भी शख्स इतने छोटे से मसले पर लड़ाई मोल लेने से गुरेज करेगा। और फिर भी किसी ने दर हकीकत 9 सिनेक्स के रुकन को उकसाने की हिम्मत की थी। ड्रैगन हॉट आइलैंड पर ऐसा पहली बार हुआ था। मजीद ये कि आयरन हैंड के साथ वॉर बिल्ड के नए टीम लीडर्स में से एक था। आयरन हैंड और सुनवी आफ्टर गुलू दोनों की बेइज्जती करके सैफ अली ने अमली तौर पर ड्रैगन हॉट आइलैंड और मौत के समंदर में अपनी तरक्की की कुर्बानी दे दी थी। सैफ अली के जवाब ने आयरन हैंड को भी एक लम्हे के लिए दंग कर दिया। हैरत से बाहर निकलने के बाद आयरन हैंड ने सर्द लहजे में पूछा, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम मुझे आजमाना चाहते हो? सैफ अली ने आयरन हैंड पर तंज करते हुए जवाब दिया। अच्छा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। आयरन हैंड रहा जब उसने सैफ अली को घूरा। हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून रहते हुए दोनों माहिरीन चले गए। ताहम
तमाशाई खिलाड़ियों में से कोई भी आयरन हैंड के रद्दे अमल पर हैरान नहीं था। वो अब भी ड्रैगन हार्ट सिटी में थे और जो भी दूसरे खिलाड़ी पर हमला करने की कोशिश करता वो महज खुदकुश होता। वॉर बिल्ड एडवेंचर टीम भी शहर के अंदर किसी दूसरे खिलाड़ी पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी। खेल में एक भी ऐसी ताकत नहीं थी जो इस शहर में गश्त करने वाले एनपीसी सिपाहियों का मुकाबला कर सके। वो शख्स पक्का मारा गया। मौत के समंदर में उसकी जिंदगी अब खत्म समझो। स्वीमिंग ड्रैगन भी उसे नहीं बचा सकता। कत नजर इसके आयरन हैंड को इतना गुस्से में देखकर मजा आया। डॉक्स पर मौजूद बहुत से माहिर खिलाड़ियों ने सैफ अली को तरस भरी नजरों से देखा। अब सैफ अली और 9 सिनेक्स एडवेंचर टीम के दरमियान दुश्मनी हो गई थी और 9 सिनेक्स के अरकान छोटी सी तौहीन का बदला लेने के लिए मशहूर थे। आयरन हैंड यकीनन इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। जब हुजूम ने खामोशी से इस खलल पर बहस की, सैफ अली का ग्रुप बगैर किसी मजीद मुदाखलत के ट्रांसपोर्ट जहाज पर सवार हो गया। फिर वो ट्रिनिकोल माइन आइलैंड की तरफ रवाना हो गए। चूंकि ये पहली बार था जब वो ट्रांसपोर्ट जहाज पर सवार हुए थे, बिल्यू बूम्बो और तेविट फुल रेन जहाज के साइज को देखकर हैरान रह गईं। ट्रांसपोर्ट जहाज हकीकी दुनिया के एक डिस्ट्रॉयर जितना बड़ा था, जिसकी कल 4 मंजिलें थीं। ये गार्ड्स डोमेन की बादबानी कश्तियों से काफी बड़ा था। जहाज पर ब्रेक रूम्स भी थे जो खिलाड़ियों के स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली को तेज करते थे। किसी दूसरे जहाज में ये सलाहियत नहीं थी। मजीद ये कि ट्रांसपोर्ट जहाज बहुत तेज था, यहां तक कि ब्रोंस स्पीड बूट से भी तेज। ये इन ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन जहाज था जो समंदर में तरक्की करना चाहते थे। ये अफसोस की बात है कि सिर्फ एनपीसीज ही ट्रांसपोर्ट जहाजों के मालिक हो सकते हैं। अगर हमारे जैसे खिलाड़ी एक के मालिक हो सकते तो हमें समंदर में अपनी तरक्की के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, डेविड फुलरेन ने कहा। जब उसने ब्रेक रूम्स के असरात का मुआयना किया तो उसने दरियाफ्त किया कि उन कमरों में वक्त मुख्तलिफ तरीके से गुजरता है। ब्रेक रूम्स में वक्त इतनी ही तेजी से गुजरता था जितना कि हकीकी दुनिया में, जिसका मतलब था कि खिलाड़ियों ने आराम के दौरान जो सफर का वक्त तजुर्बा किया वो आधा रह जाएगा। उन्हें बोर होने या इस बात पर चिढ़ने की जरूरत नहीं होगी कि सफर में इतना वक्त लगा। ट्रांसपोर्ट जहाज, हाँ। जब सैफ अली ने तेविट फुल रेन का तबसरा सुना तो उसे ड्रैगन हार्ट सिटी में एक शिपयार्ड याद आया। ये एक लार्ज शिपयार्ड था जो एक मुनफरिद ट्रांसपोर्ट जहाज तैयार करने के काबिल था। अगरचे वो जहाज इस ट्रांसपोर्ट जहाज जितना ताकतवर नहीं होगा जिस पर वो इस वक्त सवार थे, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट जहाज के बुनियादी अफाल मौजूद थे। माजी में जब खिलाड़ियों की मलकियत वाले ट्रांसपोर्ट जहाज नमूदार हुए थे तो उसने मुख्तलिफ बहरी ताकतों में काफी हलचल मचा दी थी। खिलाड़ियों ने गहरी तहकीकात के बाद ही दरियाफ्त किया था कि कौन सा शिपयार्ड उन ट्रांसपोर्ट जहाजों का जिम्मेदार था। ताहम तब तक एक सुपर पावर ने मुताल्लिका लार्ज शिपयार्ड को अरसा दराज पहले खरीद लिया था। खिलाड़ियों ने अभी ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर तरक्की शुरू की थी और यहाँ शिपयार्ड्स अब भी इंतहाई महंगे थे। यहाँ तक कि सबसे सस्ता शिपयार्ड 80,000 कदीम सोना का था, एक ऐसी कीमत जो सिर्फ सुपर पावर्स ही अदा कर सकती थी। ताहम मुख्तलिफ सुपर पावर्स ड्रैगन हार्ट सिटी की दुकानों पर मुकाबला करने में मसरूफ थीं। उनके पास उन शिपयार्ड्स पर तवज्जो देने का वक्त नहीं था। अगर सैफ अली मुताल्लिका लार्ज शिपयार्ड को जल्द खरीद सकता तो न सिर्फ ये दौलत की एक बड़ी मिकदार पैदा करेगा बल्कि ये जीरो विंग की बहरी ताकत में भी जबरदस्त इजाफा करेगा। जब सैफ अली इस बारे में सोच रहा था कि जल्द अज जल्द कदीम सोने की एक बड़ी रकम कैसे कमाई जाए, स्वीमिंग ड्रैगन परेशान चेहरे के साथ करीब आया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम 9 सिनेक्स, वो एडवेंचर टीम जिससे आयरन हैंड का ताल्लुक है, ड्रैगन हार्ट आइलैंड के मकामी गुंडों में से एक है। मुझे नहीं लगता कि हमें ट्रिनिकोल माइन आइलैंड के करीब मुश्तरका समुद्री राकुशस छापे में हिस्सा लेना चाहिए। 9 सिनेक्स हमें सजा देने के लिए यकीनी तौर पर कुछ करने की कोशिश करेगी, स्वीमिंग ड्रैगन ने कहा। अगरचे स्वीमिंग ड्रैगन जानता था कि सैफ अली बहुत ताकतवर है, लेकिन वो मौत के समंदर में थे। यहाँ के कवानीन खुश्की से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बसूरत दीगर मुख्तलिफ एडवेंचर टीमें इतनी सुपर पावर्स की मौजूदगी के बावजूद ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर इलाका हासिल करने के काबिल ना होती। पुरसुकून रहूं, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मजीद वजाहत करने की जहमत नहीं की। स्वीमिंग ड्रैगन ने दिल ही दिल में आह भरी। उसने सोचा कि सैफ अली कुछ ज्यादा ही खुद एतमादी दिखा रहा है। वो बस ये नहीं जानता था कि बहरी एडवेंचर टीमें कितनी ताकतवर होती हैं। 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त के बाद
ट्रांसपोर्ट जहाज आखिरकार ट्रिनिकोल माइन आइलैंड पर लंगर अंदाज हुआ। सिया धुंध की एक मोटी तह ने ट्रिनिकोल माइन आइलैंड को ढांप रखा था और बंदरगाह के अलावा एक पुरस्रार माहौल ने जजीरे को निगल लिया था। एक बार जब खिलाड़ी जजीरे पर कदम रखते तो वो सर्दी का शिकार हो जाते और उनके रद्दे अमल की रफ्तार नुमायां तौर पर कम हो जाती। अगर खिलाड़ी जजीरे पर बहुत देर तक ठहरे रहते तो वो जिम कर मर भी सकते थे। ये अमली तौर पर मौत का जजीरा था। ताहम बंदरगाह बरोंस और मिस्टरेस आयरन स्पीड बोट्स से भरी हुई थी। यहाँ कुछ बादबानी कश्तियां भी थीं। ये मंजर ड्रैगन हार्ट सिटी की बंदरगाह से भी ज्यादा शानदार था। ट्रांसपोर्ट जहाज के लंगर अंदाज होने के कुछ ही देर बाद और जैसे ही सैफ अली और दीगर लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर कदम रखने वाले थे, उन्होंने ट्रांसपोर्ट जहाज के सामने खिलाड़ियों का एक ग्रुप देखा। इन खिलाड़ियों में से हर एक से कत्ल करने की शदीद ख्वाहिश निकल रही थी और उनमें से चंद पहले ही लेवल 80 तक पहुंच चुके थे। स्विमिंग ड्रैगन जैसा माहिर भी खौफजदा हो गया जब उसने इन खिलाड़ियों के खतरनाक हाले को खुद पर छाते हुए महसूस किया। दरीं असना दो मानूस शख्सियात माहिरीन के इस ग्रुप की क़यादत कर रही थीं और वो कोई और नहीं बल्कि आयरन हैंड और सुनवी आफ्टर गुल्लू थे। बच्चे, तुम पहले काफी बहादुर बन रहे थे, क्या तुम अब अपनी बात दोहराने की हिम्मत करोगे? आयरन हैंड ने सैफ अली पर तंज करते हुए पूछा। चैप्टर 2250 एक ऐसा शख्स जिसे आपको नहीं उकसाना चाहिए था। जब ट्रांसपोर्ट जहाज पर मौजूद खिलाड़ियों ने अपने गिर्द छोटे बेड़े को देखा तो वो घबरा गए। ड्रैगन हार्ट आइलैंड के खिलाड़ियों के लिए लड़ाई रोज का मामूल थी, चाहे वो समुद्री राकेशों के खिलाफ हो या खिलाड़ियों के। अगरचे बड़े पैमाने पर बहरी पीवीपी भी आम थी, लेकिन उनमें से किसी भी लड़ाई में इतना ताकतवर बेड़ा शामिल नहीं था जितना कि ट्रांसपोर्ट जहाज के गिर्द था। 20 से ज्यादा स्पीड बूट्स ने बड़े जहाज को घेर रखा था, जिनमें से 8 ब्रोंज स्पीड बूट्स थीं और एक मिस्ट्रेस आयरन रैंक की थी। 9 सिनेक्स की ताकत के इस शानदार मुजाहरे ने ट्रिनिकोल माइन आइलैंड पर मौजूद दीगर ताकतों को भी हैरान कर दिया। ट्रांसपोर्ट जहाज पर मौजूद खिलाड़ियों की तो बात ही अलग है। इन ताकतों के आला ओहदेदारों ने फौरन इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। हम बर्बाद हो गए। स्विमिंग ड्रैगन ने 9 सिनेक्स के बेड़े को संजीदा चेहरे के साथ घूरा। इसे तवक्को नहीं थी कि आयरन हैंड इतना सफाक होगा। एक आम एडवेंचर टीम खुशकिस्मत होगी अगर उसके बेड़े में एक भी एडवांस्ड स्पीड बूट हो। ड्रैगन राइडर्स इतने खुशकिस्मत थे कि उनके पास 2 ब्रोंज स्पीड बूट्स थीं, जो इस बात की वजह थी कि एडवेंचर टीम काफी मशहूर हो गई थी और ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर कुछ असर रसूख हासिल कर लिया था। फिर भी 9 सिनेक्स एडवेंचर टीम ने एक मिस्ट्रेस आयरन रैंक और 8 ब्रोंज रैंक की स्पीड बूट्स भेजी थीं। अगर वो पर निकाल कर ओढ़ भी सकते, तब भी वो 9 सिनेक्स के घेराव से नहीं बच पाते। खुश्की के बरक्स समंदर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां खिलाड़ी भाग सकें, खास तौर पर जब वो एक ताकतवर दुश्मन के घेरे में हों। अगर उनकी तरफ एक ब्रोंज स्पीड बूट होती, तब भी फरार नामुमकिन होता। क्या हम मुसीबत में हैं? बड़े भाई ड्रैगन ब्लू बूम्बो ने तजस्सुस से पूछा। चूंकि वो बहरी खिलाड़ियों के तरीकों से वाकिफ नहीं थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि हर कोई अपने गिर्द मौजूद चंद स्पीड बूट्स के बारे में इतना घबराया हुआ क्यों। मुसीबत तो एक मामूली लफ्ज है। स्विमिंग ड्रैगन ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ 9 सिनेक्स की मिस्ट्रेस आयरन स्पीड बूट पर मौजूद एक इलेमिनेटलिस्ट की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। इस इलेमिनेटलिस्ट ने बिल्कुल सिया लिबादा पहना हुआ था और चांदी का मास्क लगाया हुआ था। अगर हमें सिर्फ आयरन हैंड का सामना करना पड़ता तो मैं इससे निकलने का कोई रास्ता तलाश कर सकता था, लेकिन वो 9 सिनेक्स का नायब कमांडर इनडिफिटेड स्टार है। वो 9 स्टार फैमिली का नायब गिल्ड लीडर हुआ करता था, लेकिन इसने कुछ नामालूम वजह से चंद साल पहले सफर फर्स्ट रेट गिल्ड छोड़ दिया और 9 सिनेक्स में शामिल हो गया। वो मौत के समंदर में चंद नेवल लीगेसी रखने वालों में से एक है। बेशुमार समुद्री खिलाड़ी एक नेवल लीगेसी हासिल करने का ख्वाब देखते थे। नेवल लीगेसीज खुश्की पर खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मददगार नहीं हो सकती थी, लेकिन वो एक बहरी खिलाड़ी को खिले पानी पर हुक्मरान बनने में मदद कर सकती थी। समंदर में नेवल लीगेसी रखने वाले से लड़ाई मोल लेना खुदकुशी के मुतरादिफ था। स्विमिंग ड्रैगन की वजाहत सुनने के बाद ट्रांसपोर्ट जहाज पर मौजूद दीगर खिलाड़ी सैफ अली की तरफ मुड़े। यकीनी तौर पर 9 सिनेक्स एडवेंचर टीम को वाकई नहीं उकसाना चाहिए था। इस शख्स ने शायद एक लम्हे की शोहरत का लुत्फ उठाया हो, लेकिन अब वो उसकी कीमत चुकाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि 9 सिनेक्स इतनी बेरहमी से जवाब देगी। यहां तक कि इनडिफिटेड स्टार भी यहां मौजूद है। दोस्त,
इनडिफिटेड स्टार सफाक है। बेहतर है कि तुम मुआफी मांग लो। बसूरत दीगर, वो तुम्हारा पीछा करके तुम्हें लेवल 0 तक मार सकते हैं। मैंने सुना है कि अनडिफिटेड स्टार के पास एक खास औजार है जो मौत की सजा को दुगना कर सकता है, और 9 सिनेक्स के पास काफी माहिर ट्रेकर्स मौजूद हैं। एक और एडवेंचर टीम के कमांडर ने कुछ अरसा पहले अनडिफिटेड स्टार को उकसाया था और नतीजे में 10 से ज्यादा लेवल खो दिए थे। इस कमांडर के पास अपनी एडवेंचर टीम को मौत के समंदर से दूर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। ट्रांसपोर्ट जहाज पर मौजूद बहुत से खिलाड़ियों ने सैफ अली पर तरस खाया। अगर उसने पहले इतनी जल्दबाजी न दिखाई होती तो वो इस सूरत हाल में न होता। कुछ नेक दिल खिलाड़ियों ने उसे मशवरा भी दिया। ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर घुल मिल जाना ही किसी की ताकत का सबूत था, और वहां मौजूद हर शख्स जानता था कि खेल के इस मकाम तक पहुंचना कितना मुश्किल है। 10 लेवल खोना मायूस होने के लिए काफी से ज्यादा था, लेवल 0 तक मरने की तो बात ही अलग है। बच्चे, अगर तुम अपनी मौत कबूल कर लो और फरमाबरदारी से अपने तमाम आलात हवाले कर दो तो हम इस तौहीन को नजरअंदाज करने पर गौर कर सकते हैं। आयरन हैंड चलाया। ये सिर्फ एक जहाज की टिकट है आयरन हैंड। क्या तुम्हें वाकई इस पर इतना हंगामा करना है? स्वीमिंग ड्रैगन ने दांत पीसते हुए आगे बढ़कर इल्तिजा की। क्या तुम मुझे अपने दोस्त की तरफ से मुआफी मांगने दोगे? मुझे मुआफी क्यों चाहिए? आयरन हैंड ने नफरत से कहा। मुझे ट्रिनिकोल माइन आइलैंड तक पहुंचने के लिए 9 सिनेक्स की मिस्टरेस आयरन स्पीड बूट को मुतहर्रिक करना पड़ा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि एक मुआफी उसकी तलाफी कर सकती है? मैं जानता हूं कि तुम एक नेक इंसान हो स्वीमिंग ड्रैगन, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने हमारी एडवेंचर टीम की बेइज्जती की है। क्या तुम्हें लगता है कि हम उसे कीमत अदा किए बगैर जाने दे सकते हैं? अनडिफिटेड स्टार ने सैफ अली की तरफ अपनी नजरें मोड़ने से पहले स्वीमिंग ड्रैगन से पूछा। तुम क्या चाहते हो? सैफ अली ने पूछा। घुटनों के बिल बैठो, मेरे दोस्त से मुआफी मांगो और मुआवजे के तौर पर 1000 कदीम सोना पेश करो। ऐसा करो और हम इस मामले को खत्म समझेंगे। अनडिफिटेड स्टार ने सुनवी आफ्टर गुलू की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो उसके पास खड़ा था। 1000 कदीम सोना। 9 सिनेक्स वाकई बेरहम है। ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर एक आम एडवेंचर टीम खुशकिस्मत होगी अगर उसके पास चंद दर्जन कदीम सोना हो। मुझे यकीन नहीं है कि मारूफ एडवेंचर टीमें भी 1000 कदीम सोना दे सकती हैं। बहुत से तमाशाई खिलाड़ियों का सांस रुक गया जब उन्होंने अनडिफिटेड स्टार के मुतालिबात सुने। ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर हर खिलाड़ी जानता था कि कदीम सोने के सके हासिल करना कितना मुश्किल है, फिर भी अनडिफिटेड स्टार ने मुआफी के साथ साथ मुआवजे के तौर पर 1000 कदीम सोने का मुतालबा किया। अनडिफिटेड स्टार अमली तौर पर सैफ अली को उसकी तबाही की तरफ धकेल रहा था। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? नायब कमांडर स्टार, मेरी ड्रैगन राइडर्स एडवेंचर टीम हेवेंस ब्लेड के मातहत काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि अब हेवेंस ब्लेड के एहतराम में एक कदम पीछे हटने पर गौर करेंगे। स्वीमिंग ड्रैगन ने दोबारा इस शख्स को समझाने की कोशिश की। स्वीमिंग ड्रैगन ने उम्मीद की कि वो हेवेंस ब्लेड का नाम लेकर अनडिफिटेड स्टार को पीछे हटने पर कायल कर सकता है। हेवेंस ब्लेड ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर 5वें नंबर की एडवेंचर टीम थी, जो 9 सिनेक्स से एक दर्जा ऊपर थी। अगर हेवेंस ब्लेड को पता चला कि 9 सिनेक्स ने एहतराम दिखाने से इनकार कर दिया है तो बड़ी एडवेंचर टीम कार्रवाई करेगी। तुम भाई स्टार के साथ बातचीत करने में बहुत बहादुर हो स्वीमिंग ड्रैगन। हेवेंस ब्लेड के नायब कमांडर भी इस तरह उनसे बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आयरन हैंड ने स्वीमिंग ड्रैगन पर तंज करते हुए कहा। यकीनन अगर कमांडर जू यहां होती तो बात मुख्तलिफ हो सकती थी। हेवेंस ब्लेड के 4 नायब कमांडर थे, लेकिन इनमें से कोई भी अनडिफिटेड स्टार का मुकाबला नहीं कर सकता था। सिर्फ जू, हेवेंस ब्लेड की कमांडर, ही उसे दबा सकती थी। स्वीमिंग ड्रैगन कोई जवाब न सोच सका। वो महज इतना अहम नहीं था कि हेवेंस ब्लेड के नायब कमांडरों से मदद मांग सके, कमांडर जू से तो दूर की बात है। चूंकि 9 सिनेक्स के अनडिफिटेड स्टार ने बात की है, वो शख्स सिर्फ अपनी कीमत ही अदा कर सकता है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग इसे बचाने के लिए काफी मजबूत हैं, लेकिन वो ताकतवर लोग सिर्फ किसी की मदद के लिए नहीं आते। तमाशाइयों में से किसी को भी आयरन हैंड के बयान में कुछ गलत नजर नहीं आया। यह सच था कि स्वीमिंग ड्रैगन अनडिफिटेड स्टार के साथ बातचीत करने का अहल नहीं था। दरहकीकत अगर अनडिफिटेड स्टार का मोड खराब होता तो वो सैफ अली के साथ स्वीमिंग ड्रैगन को भी निशाना बनाने का फैसला कर सकता था। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो बच्चे, लेकिन तुम्हें मौत के समंदर में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तुम किसे उकसा रहे हो।
आयरन हैंड ने सैफ अली को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खैर, जल्दी करो और भाई आफ्टर गुल्लू से मुआफी मांगो। जैसे ही आयरन हैंड ने बात खत्म की, एक नीली तलवार की रोशनी उसकी तरफ बढ़ी। फितरी तौर पर उसने अपना दिफा करने की कोशिश की, लेकिन हमला बहुत तेज था। तलवार की रोशनी ने इसे चीर दिया, इसकी तमाम एचपी खत्म कर दी। आयरन हैंड ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी बसारत पहले ही तारीक हो चुकी थी और उसका जिस्म जहाज के डेक पर गिर गया। इसकी लाश फिर जर्रात में तब्दील हो गई और पीछे आलात का एक टुकड़ा छोड़ गई। कितनी नाकाबिल यकीन हमले की रफ्तार है। अचानक हमले की रफ्तार से हैरान होकर तमाशाई हुजूम का सांस रुक गया। तकरीबन एक साथ वो सब हमले के आगाज की तरफ मुड़े। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब हमला आवर कोई और नहीं बल्कि सैफ अली था, वही खिलाड़ी जिसने 9 सिनेक्स एडवेंचर टीम को उकसाने की हिम्मत की थी। तुम आखिर हो कौन? इनडिफिटेड स्टार ने आयरन हैंड के जिस्म के गायब होने के बाद सैफ अली को गौर से देखा। एक ऐसा शख्स जिसे आपको नहीं उकसाना चाहिए था, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने कलंगरे को मियान में डाला और इनडिफिटेड स्टार को घूरा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मार्शल पीक की राह अकेले तय नहीं होती। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।